हेलो राज सर, क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? हाँ, आ रहा है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अभी चालू करते हैं क्योंकि पिछले बार जो हम लोगों ने कवर किए थे, थैंक यू संदीप अग्रवाल सर, थैंक यू वेरी मच। तो पिछले बार हम लोगों ने जो कवर किए थे वो फास्ट में हम लोग कवर कर देंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल आपको काम नहीं करनी है, अगर काम करना है तो निवेश करते हुए रहना है करके हम लोगों ने बोला था। 6 सेगमेंट्स हैं वहां पे। तो इस सेगमेंट में से सिर्फ स्पॉट में आप काम कीजिएगा, जो भी निवेश करते हुए रहना है। और निवेश करने का जो भी स्टॉक्स हैं वो लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा ट्रेनिंग के दौरान। तो इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में बिल्कुल काम ना करें। और रहा सवाल करेंसी पेयर में, तो फ्यूचर्स में बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इंडियन करेंसी पेयर्स में फ्यूचर्स हैं, तो फ्यूचर्स में बिल्कुल काम ना करें, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बाकी के जो भी 17 स्टॉक एक्सचेंजेस में है वहां पे भी आप चाहें तो स्टॉक में निवेश करते हुए रहना है, ट्रेडिंग मत कीजिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी वही हाल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जो एक बदल है, 9 बजे से 5 बजे तक जो है इंडियन करेंसी पेयर, यहाँ पे बिल्कुल के लिए मत। यहाँ पे फ्यूचर्स हैं करके हम लोगों ने चर्चा किया था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है आप जब भी निवेश करते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में या स्टॉक स्टॉक शेयर इक्विटी, ये सारे के सारे सेम है। तो थोड़े लोग कैश भी बोलते हैं, तो कैश में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बोला था कि वॉरेन बफेट जो है वो कामयाब हुआ था, राकेश झुंझुनवाला कामयाब हुआ है इस इंडस्ट्री में। और एमसीएक्स कमोडिटी में भी आपको कदम रखना नहीं है, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि एमसीएक्स कमोडिटी में होता क्या है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब सारे के सारे फ्यूचर्स हैं। फ्यूचर्स में बिल्कुल कदम ना रखिएगा, क्योंकि आपको अंडरलाइंग एसेट के जो भाव है वो बिल्कुल पता नहीं लगता। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग थोड़ी रिफर तो करते ही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग रिफर करते तो आपको अंडरलाइंग एसेट का जो भाव है वो आपको सामने से नजर आ जाता। और 14.5 घंटे का ट्रेडिंग मिलता है जरूर, लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा यहाँ पे, ओके। भले ही आपको बहुत सारे पैसे मिलते होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बर्बाद होते हुए नजर आ जाएगा। यदि आपको हेजिंग करनी है कुछ चीजों को तो हेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप नेकेड पोजिशन कभी नेकेड पोजिशन आप बिल्कुल लीजिए मत, ओके। वो हम लोगों ने चर्चा किया था। तो अगर कुछ पैसे कमाने हैं तो फिर हम लोगों ने कहा कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में आ जाएं। और फॉरेक्स में कोई एक्सचेंज नहीं रहती है, फिर भी वो सेफ है। और किसी ने अगर कमाया हो तो जॉर्ज सोरोस ने कुछ पैसे कमाए हैं फॉरेक्स में ही, कमोडिटी और फॉरेक्स मिला के। उन्होंने $8.6 बिलियन अभी तक उन्होंने कमाए हैं। वैसे दूसरा जो स्थान पर बैठा है पॉल ट्यूडर जोन्स टू, तो इन्होंने भी काफी सारा पैसे इस बाजार से उठाए हैं, ओके। फॉरेक्स में इन्होंने ज्यादा जो है फॉरेक्स में करेंसी पेयर और कमोडिटी में उठाया है, ठीक है ना। ये भी हम लोगों ने देख लिया था फिर। और इंडियन बाजार में हम लोगों ने स्पॉट में क्यों नहीं काम करना है, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग में क्यों नहीं काम करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग भी होती है, सेल करना भी रहता है, तब आपका पैसा चला जा सकता है, ओके। और बाइंग करके रहिए, वो तो मैंने बता दिया, वो ग्रीन कलर जो भी लिखा है वो ठीक है। तो बाइंग करके आप रख सकते हैं डिलीवरी के लिए, सीएनसी कैश एंड कैरी के लिए बहुत सारा जो स्टॉक आप खरीद के रख सकते हैं। आपको जैकपॉट भी लग सकता है, तो डिलीवरी के लिए रखा तो बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं, या फिर डिलीवरी को रखा तो जो प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में जो डिविडेंड मिलते हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स में बिल्कुल कदम मत रखिएगा। अगर फ्यूचर्स में कदम रखनी है तो आर्बिट्राज ट्रेडिंग में कीजिएगा। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का जो मॉडल है वो आपको मैं समझाने की प्रयास करूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग होने के बाद। फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो भी हमारे जो खत्म खत्म होते ही मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग को लेकर के कैसे आप सेफली ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस का भी बिल्कुल ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि वहां पे भी प्रीमियम ज्यादा रहता है। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था कि ₹90 का चीज ₹356 में मिल जाता है। तो बाकी के जो है वो बलून है, हवा का हवाई हो जाएगा आपका पैसा। 265 जो रुपए हैं मल्टीप्लाई बाय 50, वो हवाई उड़ जाएंगे, ओके। श्रीदेवी का जो गाना आपको ज्यादातर याद आ जाएगा। तो कभी भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग ना करें, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग ना करें, स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते तो ट्रेडिंग भी ना करें यहाँ पे, तो आप निवेश करते हुए रहे। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स में कीजिएगा। तो हम लोगों ने कहा था यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट आपको मिल जाएगा, कोई भी बलून वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी टाइम वैल्यू नहीं रहेगा।
कोई भी प्रीमियम नहीं रहेगा, कोई भी एक्सपायरी नहीं रहेगा। ओके, तो आमतौर पे जो भी आपको स्पॉट वैल्यू जो मिलता है उसके ऊपर स्प्रेड तो जरूर चढ़ा के रहता है। स्प्रेड का मतलब ब्रोकरेज है, दो ब्रोकरेज कमाने के लिए वो स्प्रेड रखा हुआ रहता है। जो ब्रोकर ने जो एकदम अच्छे ब्रोकर रहते हैं वो स्प्रेड लगा के खेलते हैं, अच्छा खासा स्प्रेड लगा के खेलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक गुण क्या है, हम लोगों ने देख लिया था उस दिन भी, कि आप फॉरेक्स में बाय का पोजीशन लंबे समय तक आप रख पाओगे, चाहे तो लंबे समय तक आप बाय का पोजीशन रख पाते हो, जैसे कि आप डिलीवरी में रखते हो स्टॉक को, वैसे सेल का पोजीशन भी लंबे समय तक आप रख पाओगे। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे कोई रोक नहीं है, आप सेल का पोजीशन। अभी लोग सोचते होंगे अक्सर, सेल का पोजीशन में लंबे समय तक रख के क्या फायदा। सेल का पोजीशन कमोडिटीज में मत रखिएगा, इंडाइसिस पे मत रखिएगा, और प्रेशियस मेटल में मत रखिएगा। करेंसी पेयर में आप सेल का पोजीशन रख पाते हैं, क्योंकि करेंसी में हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाता है, डिमांड और सप्लाई आ जाता है। वहां पे डिमांड है वहां पे बाय कीजिए, जहां पे अपना सपोर्ट है वहां पे बाय कीजिए, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे सेल कीजिए, जहां पे सप्लाई है वहां पे सेल कीजिएगा, और लंबे समय तक आप रख पाते हो, ठीक है ना। जब भी रेजिस्टेंस का सवाल आता है, 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए, 2 पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो दो चाहिए जहां से रिजेक्शन हुआ था। तो अगर अच्छा खासा पॉइंट मिला है मंथली चार्ट पे, या फिर डेली चार्ट पे, या फिर वीकली चार्ट पे, आप सेल रखा हुआ रह सकता है। तो आप जो कि आप भी जानते होंगे, यूरो यूएसडी 1.220 से लेकर के 0.95 तक का जो सफर था, वो लगभग लगभग 2700 पिप्स का सफर किया था। सेल साइड में आप अगर होते तो लगभग लगभग आपको $270 मिल जाता, फिर सिर्फ और सिर्फ $3 निवेश करके, $3 निवेश करके। अब जाकर के वो चढ़ा है 0.9500 से लेकर के वो चढ़ के 1.10 के तकरीबन वो ट्रेड हो रहा है। तो अभी भी आप देखें, देखा जाए तो वहां से 500 और 1100 1600 का सफर किया है। किसी ने अगर 0.9500 पे अगर बाय करता, तो आज अगर वो देखता तो लगभग लगभग 1600 पिप्स कमाते, तो 0.01 के लिए $160 कमाते, और 0.1 के मिनी लॉट के लिए $1600 कमाते, और यदि किसी ने स्टैंडर्ड लॉट उठा था तो $16,000 कमाते, वो भी 5-6 महीने के अंदर। ओके, निवेश कितना किया होगा? $5 के बदले में $160, $5 के बदले में $160, $50 के बदले में $1,600, और $500 के बदले में आपको $16,000 मिल जाता। तो ये होती है ताकत स्पॉट में। तो लंबे समय तक आप रख पाओगे, रखेंगे तो फिर आपको फायदा ही फायदा होगा। तो ये हम लोग ने सारी चीज हम लोगों ने उस दिन कवर किए थे। तो आगे हम लोग निकलते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या है, कि बिड और आस्क प्राइस जब रहता है, बेचने वाला और खरीदने वाला। तो किसी ने मुझे सवाल किया, किसी सर ने मुझे, एक एक मिनट, वो सर का नाम मैं बता रहा हूँ। उस सर का नाम है, एक मिनट, उस सर का नाम है राजेंद्र कुमार सर। राजेंद्र कुमार सर का एक सवाल है, स्प्रेड का मतलब क्या है। स्प्रेड का मतलब है बिड और आस्क प्राइस का जो डिफरेंस है। बिड और आस्क प्राइस का मतलब सेलर का प्राइस और बायर का प्राइस। सेलर और बायर का प्राइस का जो डिफरेंस होती है वो है स्प्रेड। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे सेलर खड़ा है 2 लाख रुपए में, जो बेचने के लिए उनकी जगह जो है, जगह जो जमीन है वो 2 लाख रुपए के लिए बेचने के लिए तैयार है, और बायर जो तैयार है वो 1 लाख रुपए के लिए तैयार है। तो बेचने वाला 2 लाख पे खड़ा है, और खरीदार जो है वो 1 लाख पे खड़ा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होती है वो 1 लाख का है। ओके, अभी आपको समझ में ना आ जाए तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे। बायर जो खड़ा है 50,000 के लिए खरीदने के लिए, और सेलर जो खड़ा है 2 लाख पे खड़ा है बेचने के लिए, और इसका जो अंतर है 1.5 लाख का अंतर है। तो ये 1.5 लाख का जो अंतर है वो है स्प्रेड। जब स्प्रेड बड़ा रहता है तो आप धोखे में रहता है, तो आपको डील करने के लिए ना बहुत मगजमारी करना पड़ता है। तो डील प्राइस जो होती है वो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। डील प्राइस एक ही होती है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस दो होता है। बायर का प्राइस कौन सा है? 50,000, और सेलर का प्राइस कौन सा है? 2 लाख। तो हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे दो, कम से कम दो प्राइस रहते हैं, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमेशा वो डील प्राइस रहती है, वो एक ही प्राइस रहता है। कहीं पता चला कि 50,000 से आप बोलेंगे चलो मैं 1 लाख पे
खरीदने के लिए तैयार हैं, और वो सेलर बोलेगा चलो आप 1 लाख ही आपके पास है तो मैं 1 लाख तक नीचे भाव को खड़ा कर देता हूं, तो तब होती है डील। और जो डील प्राइस होती है वो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और जब डील होती नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पे कम से कम 2 प्राइस रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अनलिमिटेड प्राइस रहते हैं, अनलिमिटेड प्राइस। क्योंकि थोड़े लोग खड़े रहते हैं 70,000 पे, थोड़े लोग खड़े रहते हैं 80,000 पे, थोड़े लोग वही हेलो। थोड़े लोग वही जमीन के लिए 2.5 लाख 3 लाख पे भी खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग रिवाइंड कर रहे हैं, जो भी हम लोगों का चैप्टर खत्म हुआ था उसको हम लोग रिवाइंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये देख लिया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा के लिए अच्छा है, और एक स्टेटमेंट भी हम लोगों ने लिखा था, वो क्या है, वो देखो, ये भी उदाहरण मैंने लिया था कि 31 ग्राम सोना लेने के लिए चाहे वह आप गोल्ड सोवरिन बॉन्ड, गोल्ड सोवरिन बॉन्ड ले लीजिए, वहां पे 8 साल तक रखना होगा, होता है कम से कम 5 साल तक तो रखना होगा गोल्ड सोवरिन बॉन्ड के लिए, लेकिन वहां पे भी 1,70,000 भरना पड़ता है। यहाँ पे भी एनएससी बीएससी में गोल्ड ईटीएफ होती हैं, जैसे कि एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ, ये भी हम लोगों ने देख लिया था, एचडीएफसी के, आईसीआईसी के, कोटक कोटक के। तो यहाँ पे भी आपको 1,60,000 या 1,70,000 भरने पड़ते, कॉइन के लिए भी या फिजिकल के लिए भी आपको इतना सारा पैसा भरना पड़ता है। और फ्यूचर्स में भी एमसीएक्स कमोडिटी में भी 54,000 भरना पड़ता है। लेकिन गोल्ड फॉरेक्स स्पॉट मार्केट में आपको यही 31 ग्राम जो कि 1,70,000 का माल आपको 400, मात्र 400 रुपए में मिलता है, जो कि आप बोल सकते हैं हम में से कोई भी कि $4 या $5 में मिल जाता है सर। और ये भी डिलीवरी के लिए रख सकते हैं आप, एक्सपायरी भी नहीं है, कोई भी एक्सपायरी नहीं है। आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो लगातार आप होल्ड करके रख सकते हैं, ओके। और ये लाइफ टाइम तक आप सेल साइड भी रख सकते हैं चाहे तो। अगर नीचे जा रही है गोल्ड, अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो आप सेल का पोजीशन लंबे समय तक आप रख पाओगे सर और मैडम। और अगर बाय रखना है, यदि आप बाय करके ऊपर ही जा रहा है तो आप लंबे समय तक आप बाय करोगे, और बाय में ही रखना है ज्यादातर, ओके। गोल्ड का बाय में रखना है। इसका जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि 3 स्ट्रैटेजी है मेरे पास सर और मैडम, गोल्ड की 3 स्ट्रैटेजीज हैं। और एक स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ प्लान है जहां पे आप 100% पैसे ही पैसे कमाओगे, तो वो मैं ट्रेनिंग के दौरान आपको बताऊंगा सर और मैडम, ठीक है। चलिए देखते हैं। एज अ ट्रेडर आप बनना चाहते हो, कुछ ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमाना चाहते हो, तो फॉरेक्स में आ जाइए। आप चाहे डे ट्रेडर हो तो भी फॉरेक्स में कीजिए, स्विंग ट्रेडर हो तो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग हो तो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो तो भी फॉरेक्स में कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो भी फॉरेक्स में कीजिए। तो आप बोलेंगे अरे करेंसी पेयर में तो लॉन्ग टर्म रख ही नहीं सकता। आप रख पाओगे सर, आपने यदि अच्छी तरह से सपोर्ट को ढूंढा है, अच्छी तरह से रेजिस्टेंस को ढूंढा है मंथली चार्ट पे या आपका जो है वीकली चार्ट पे, तो रखा रहिए सर। 1.5 साल में बहुत पैसा आप कमाओगे, वो भी 1 और 2 गुना नहीं, हजार हजार गुना आप कमाओगे, क्योंकि क्योंकि वो लिवरेज के चलते आपको मिल जाता है। ये हम लोगों ने कवर की थे उस दिन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी हमारे बारे में जो बोला था वो भी हम लोगों ने कवर की थी। और ये सर्विसेज हम लोगों ने बोला था कि ऑफलाइन ऑनलाइन फॉरेस्ट ट्रेनिंग जो है बेसिक्स टू एडवांस, ये भी हम लोग सिखाते हैं। वीपीएस इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, सेमी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, फंड मैनेजमेंट, कॉपी ट्रेडिंग, लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, ये भी। तो ये ट्रेनिंग के कंटेंट जो है ये भी हम लोग ने बताए थे। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी देखो, ये थोड़ा इसमें पेड कंसेप्ट भी है। चलिए ये भी है, यहाँ पे भी पेड कंसेप्ट रहेगा, ओके। तो ये भी हम लोगों ने कहा था कि फंडिंग को, किसी को अगर फंडिंग चाहिए तो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फंडिंग कंपनी के साथ हमारा ताल्लुक है, और फंडिंग के कंपनी में कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो कैसे करने का वो भी हम लोग सिखाने के प्रयास करेंगे आपको, ओके। अभी चलते हैं हम लोग नए चैप्टर के पास, ठीक है। चलिए, तो ये नया है हमारे लिए, ओके। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? अभी मैं धीरे ही जाऊंगा, एकदम स्लो चला जाऊंगा। और अभी से हमारा ट्रेनिंग चालू हो रहा है, फ्री सेशन ही रहेगा। और जब मैं बोलूंगा कि यहाँ तक फ्री सेशन है तो आपको मैं सब कुछ डिटेल, एक मिनट, एक चैट में मुझे आ गया, ओके वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट। चलिए अभी सीरियसली हम लोग बात करेंगे। सीरियस ये है कि मैंने ये दोनों इंडस्ट्री में काम किया है, ओके।
2007 से 2013 तक मैं तो एनएससी बीएससी सर्टिफाइड ट्रेनर था और उसके बाद M6 कम्युनिटी में भी शामिल हो गया था। मैंने क्रूड ऑयल में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी ढूँढ के निकाले थे, लेकिन वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट का गेम है करके लंबे समय के लिए लोगों का पैसा चला जाता है। जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो बहुत खुशी हो जाती है, लेकिन जब भी लोगों का पैसा चला जाता है बहुत दुःख की बात है। और मैंने ऑप्शंस के बारे में भी ट्रेनिंग ली थी, फ्यूचर्स के बारे में ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वहाँ पे लोगों का पैसा चला जा रहा है। जिस हिसाब से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बलून रेट कैसे कैलकुलेशन करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे, एक्चुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें सबको आता नहीं है। तो इसी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं। तो देखेंगे हम लोग फॉरेक्स में और एनएससी, बीएससी, इंडियन कमोडिटी मार्केट में और इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में क्या फ़र्क है, ओके? सबसे बड़ी फ़र्क ये है कि 24 घंटे का काम फॉरेक्स में हो जाता है और यहाँ पे तो सिर्फ़ साढ़े 6 के घंटे या फिर साढ़े 14 घंटे या 8 घंटे का रहता है। सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी हाई है। 6.6 ट्रिलियन का जो लिक्विडिटी था 19 में 2019 में 2019 का जो डेटा बता रहा था 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स। अभी जाकर के 2022 में एक डेटा आ गया था, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने कहा कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर का जो सफर अभी कर रहा है पर डे। 7.5 लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर का फिजिकल और ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना? चलिए शॉर्ट पोजीशन कुड बी कैरीड, तो लेकिन यही शॉर्ट पोजीशन आप भारत में कैरी नहीं कर पाओगे। यदि आप कैरी करते हो तो फ्यूचर्स में कर सकते हैं और शॉर्ट पोजीशन आप ऑप्शंस में कर सकते हैं, जो कि 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए या फिर 3 महीने तक। सिर्फ 3 महीने तक मैक्सिमम आप शॉर्ट सेलिंग होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी भर कर सकते हैं। और रहा सवाल स्पॉट में, स्पॉट में आप शॉर्ट सेलिंग होल्ड नहीं कर पाएँगे। तो यही दिक्कत होती है बाजार में, इंडियन बाजार में, लेकिन ये दिक्कत नहीं होगी आपको फॉरेक्स बाजार में सर और मैडम। और यहाँ पे हेजिंग पॉसिबिलिटीज हैं, तो बोथ बाय एंड सेल पोजीशंस ऑफ सेम इंस्ट्रूमेंट कुड बी केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। आप चाहें तो यूरो यूएसडी को बाय भी कीजिए और सेल भी कीजिए, दोनों पोजीशन आप खड़ा रख सकते हैं और दोनों का जो है स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि बाय बाय और सेल पोजीशन रख के कैसे बाहर निकलेंगे करके, ओके? हेजिंग जो लाता है, वो हेजिंग पोजीशन जो बनाता है, वो क्यों बनाता है? क्योंकि आप पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए, और वही अगर पैनिक सिचुएशन ज्यादा पैनिक किया तो इसीलिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाया है, नॉर्मल हेजिंग स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल हेजिंग स्ट्रैटेजी और कोरिलेटेड पेयर हेजिंग स्ट्रेटजी। ये 3 स्ट्रेटजी हैं सर, और कैसे हम लोग इससे बाहर निकलेंगे वो भी हम लोग ट्रेनिंग के दौरान आपको मिल जाएगा सर। लेकिन हमारे भारत में हेजिंग पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपने एसबीआई को सीएनसी के माध्यम से खरीदा है, कैश एंड कैरी के माध्यम से एसबीआई को आपने बाय कर दिया है, और यदि आप सेल करते हो सीएनसी के माध्यम से तो आपका खाली हो जाएगा, आपका अकाउंट विरुद्ध वो पोजीशन नील हो जाएंगे। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। वो ऑर्डर्स जो है, बाय का ऑर्डर और सेल का ऑर्डर डिपेंडेंट है। इसी वजह से आपका हेजिंग पॉसिबल नहीं है। यदि आपको हेजिंग करानी हो तो फ्यूचर्स को लेके दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेना पड़ेगा। एसबीआई को बचाने के लिए एसबीआई फ्यूचर को लेना पड़ेगा, एसबीआई को बचाने के लिए एसबीआई के ऑप्शंस को लेना पड़ेगा, और एसबीआई को बचाने के लिए निफ्टी के फ्यूचर्स को लेना होगा। तो आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हेजिंग करते हो, तो वहां पे एट द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, एट द कॉस्ट ऑफ टाइम डिके, और एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपायरी, एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे आपको दिक्कतें होती है। यहाँ पे कोई भी नहीं है वैसा। आप यूरो यूएसडी में बाय किए हैं और उसी इंस्ट्रूमेंट को आप सेल भी कर सकते हैं, और पैनिक सिचुएशन में आप हेजिंग करके आराम से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके? चलिए, लिवरेज बहुत हाई मिलता है फॉरेक्स में, 1:25, 1:50, 1:100, 1:400, 1:500, यहाँ तक कि 1:1000, 1:2000 और 1:5000 भी मिलता है। लेकिन मैं अगर दिल से बोलूं सर और मैडम, तो आपको 1:400 लेकर के चलना होगा, वो बेहतरीन रहेगा। यदि आप फंडिंग करते हो खुद से, कोई भी स्टार ट्रेडर जैसे कंपनी में यदि आप फंड डालते हो और आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, तो 1:400 का ही जिक्र कीजिए और 1:400 में ही आपका काम चलाइए सर। कभी भी 1:100 में सॉरी 1:500 या 1:1000 मत लीजिएगा। 1:400 या उससे नीचे, 1:400 या उससे नीचे। जो रिफाइंड ट्रेडर जो होती है ना, एकदम
प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना सर और मैडम, वो 1:25 लेता है, सिर्फ 1:25। आप बोलेंगे अरे 1:25 काफी कम होता है। आप भी जानते होंगे हमारे इंडियन भारत में, मतलब इंडियन मार्केट में 1:4 ही मिलता है ना, 1:25 कहाँ मिलता है, 1:10 मिलता है या 1:20 मिलता है। आप जा करके वो भी कम हो गया। आपको भी पता होगा जुलाई में एक अमेंडमेंट आया था जहाँ पे 2021 में कि आपका जो है एक्सपोज़र या मार्जिन आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा करके, एक्सपोज़र कम किया है, मार्जिन ज़्यादा भरना पड़ेगा। और फिर सितंबर में फिर से आ गया था 2021 में, मार्जिन ज़्यादा भरना पड़ेगा, एक्सपोज़र कम किया है करके, बोले तो लिवरेज कम किया है करके। तो बहुत दिक्कत होती है इंडियन बाज़ार के लिए। तो ये दिक्कतें फॉरेक्स में होती नहीं है, आप बार-बार पोज़ीशन को बोले तो कम दाम में ले सकते हैं, लेकिन कुछ सीमाएँ हैं पोजीशन लेने की, वो तो सारे फंड मैनेजमेंट में बताएँगे या मनी मैनेजमेंट में बताएँगे, लॉट साइजिंग में बताएँगे और कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट की वजह से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आर स्पॉट्स, स्पॉट ही है, स्पॉट ही स्पॉट है। सेटलमेंट भी कैरी भी कर सकते हैं, एक्सपायरी भी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप बहुत सारे पैसे यहाँ से उठा सकते हैं। ना एक्सपायरी का सवाल ही नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है ना सर? नो एक्सपायरी। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पॉट, सो नो एक्सपायरी। यहाँ पे देखिए ओनली फ्यू स्पॉट, दैट टू स्टॉक्स, most of the trading instruments are contracts which expires in a month, or maximum it can go up to 3 months. It cannot go beyond that. Okay, we have got this month expiry, next month expiry, and next to next month expiry, so 3 months expiry we can get. इससे ज्यादा नहीं मिलता है ना? तो आप चाहें शॉर्ट सेलिंग कीजिए या फिर आप जो बोलते हैं ना कि ऑप्शन सेलिंग कीजिए या फ्यूचर सेलिंग कीजिए, सिर्फ 3 महीने तक ही रख पाओगे, नहीं तो नहीं। यहाँ पे जिंदगी भर रख सकते हैं, आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होने जरूरी हैं। मैं थोड़ा फास्ट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके मन में भी जाना चाहिए और ये टॉपिक फास्ट जाने से मैं अगला जो टॉपिक है वो ले सकता हूँ। ठीक है, नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी देखो, ये मैं अभी ले रहा हूँ क्लास सर, मेरा एक पेड सेशन 9 बजे से 10:30 बजे तक का था। हमेशा 9 बजे से 10:30 बजे तक मेरा पेड सेशन है। वो सर और मैडम से मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं ली, फिर भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे ये समय बदलना होगा सर और मैडम, मुझे 9 से 10:30 बजे मुझे अब लेना नहीं है, कुछ और समय मुझे ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यही समय मुझे पेड सेशन वालों के लिए देना था, लेकिन 2 बार मैंने 9 बजे से 10:30 बजे ले रहा हूँ। ओके, और थैंक यू वेरी मच सर और मैडम, आप बैठे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे सर और मैडम ने रिक्वेस्ट किया था कि 9 बजे से 10:30 बजे का जो सेशन है वो अच्छा है करके, क्योंकि खाना खा के मैं बैठ सकूं करके। ओके, इसलिए मैं आपके सामने हूं सर। ओके, चलिए, नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स, ये सबसे बड़ी बात है सर। ये भारत में पॉसिबल ही नहीं है, भारत में मार्जिन ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, मान के चलिए कि आपने 10 पोजीशन पेंडिंग के ऑर्डर, बाय लिमिट लगाए हैं, सेल लिमिट लगाए हैं, बाय स्टॉप ऑर्डर लगाए हैं और सेल स्टॉप लगाए हैं, जो जो कि 10 ऑर्डर्स लगाए हैं, 10 ऑर्डर अलग अलग लगाए हैं। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ, चार्जेस बिल्कुल नहीं, लिवरेजेस का चार्जेस बिल्कुल नहीं है सर। ओके, लिवरेज तो मैं बताऊंगा, वो तो बाद में बताऊंगा ट्रेनिंग के दौरान, लिवरेज का चार्जेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो मार्जिन और कैश आर ब्लॉक फॉर ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे भारत में। मान के चलिए, जैसे कि मैंने कहा था, उदाहरण ले लिया था, 10 ऑर्डर आपने ले लिए हैं और 11वां ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण था आपके लिए। 11वां ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण था और हो सकता है आपने, आपके दोस्त ने, जो करीबी दोस्त ने कहा कि ये ऑर्डर आप रख के चलिए बाय लिमिट, लेकिन आप रख नहीं सकते क्योंकि आपका ब्लॉक हो गया ना पूरा पैसा। जैसे 10 ऑर्डर लगाए थे आपने, 11वां ऑर्डर लगाने के लिए जब जाते हो आप, तो रिजेक्शन का मैसेज आ जाता है, रिजेक्टेड करके एक मैसेज आ जाता है। तो 11वां ऑर्डर यहाँ पे रख नहीं पाते। देखो, ये पेंडिंग ऑर्डर है, एग्जीक्यूट तो हुआ ही नहीं है, सारे के सारे 10 ऑर्डर पेंडिंग ही है और 11वां ऑर्डर लेता भी नहीं। तो ये होता है सिलसिला हमारे भारत में, और यहाँ पे फॉरेक्स में वैसा कुछ भी नहीं है। नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर ऑल द पेंडिंग ऑर्डर्स, चाहे आप 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर लगाएं, 1 लाख अलग अलग ऑर्डर्स में बोल रहा हूं,
यहाँ पे 10 ऑर्डर लगाने के बाद ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे 11 लगा दो, 12 लगा दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जितना लगाना चाहते हो, जो मर्जी आ जाए आप लगाइए। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। जैसे ही आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट का जो मार्जिन ब्लॉक हो जाता है पेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो 11वां या 12वां या जो भी है 20 ऑर्डर लगाने के बाद 21वां या 22वां या 23वां ऑर्डर आप लगा नहीं सकते हो सर। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है सर। जब आप महसूस करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। आप सोचेंगे, सोच में पड़ोगे, अरे मेरा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, मेरा ऑर्डर बिल्कुल एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, क्यों ये लोग ले रहे हैं, सभी लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्यों ले रहा है, ये ब्रोकर क्यों ले रहा है मेरा पैसा। ये ख्याल में, ये सोच में ही आपका पैसा, मतलब आपका मन तन सब कुछ चला जाता है ना सर। तो यहाँ पे वैसा नहीं है सर और मैडम, यहाँ पे जितना सारा मर्जी चाहे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं आप। ओके, इसी वजह से मेरा एक स्ट्रैटेजी भी है यहाँ पे, इसका एक स्ट्रैटेजी भी है सर, इसका एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास, पेंडिंग ऑर्डर के लिए एक स्ट्रैटेजी है। ओके, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, जो कि आप बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। और वहाँ पे ऐसा एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा जहाँ पे आपको चार्ट नहीं दिखनी है, ना इंडिकेटर दिखनी है, ना सिग्नल दिखनी है, ना फंडामेंटल न्यूज़, ना टेक्निकल चार्ट, कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉइंट, पॉइंट के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। ओके, ऐसे भी एक स्ट्रैटेजी है, वो सारे के सारे करेंसी पेयर के लिए भी बताऊँगा और कमोडिटीज़ के लिए भी बताऊँगा सर और मैडम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर, देखिए पढ़िए, प्लीज मेरे लिए पढ़िए। तो पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम अंटिल वी कैंसिल और एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे जब आपने कोई पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है, वो लाइफ टाइम तक खड़ा रहेगा, जब तक आप कैंसिल नहीं करते हो तब तक। आप यदि कैंसिल करते हो तो चला जाएगा, या फिर एग्जीक्यूट हो जाता है, वही पोजीशन, पेंडिंग पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाता है। कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है, मान के चलिए 2000 रुपए बाजार है और आपने 1950 पे एक ऑर्डर लगा के रखे हैं, बाय लिमिट। अभी बाजार जो चल रहा है, वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था, एलटीपी जो था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था, वो 2000 पे चल रहा है और यहां तक आने के लिए 1-2-3 दिन लग जाएंगे या 3-4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही ये 1950 के पास आ जाएगा, बाय लिमिट आपका ट्रिगर हो जाएगा, बाय लिमिट आपका ट्रिगर हो जाएगा, इसका मतलब एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो लाइफ टाइम तक ये 1950 तक रुकेगा ही, वो इंतजार में रहेगा, इंतजार में बैठेगा वो, अरे कब आ जाएगा मेरा नंबर, कब आएगा मेरा नंबर करके। लेकिन हमारे भारत में क्या हो जाता है, वो नंबर आने तक रुकता ही नहीं है। पेंडिंग ऑर्डर्स गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड व्हेन मार्केट क्लोजेस। तो जैसे ही मार्केट क्लोज हो जाता है, वैसे ही सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर बंद हो जाते हैं। अभी आपको महसूस नहीं होगा इसका, दिक्कतें दिक्कतें कब महसूस होगा मैं बता रहा हूं आपको। आपने यदि सोच के चलिए, आपने एक टारगेट फिगर रखा था। ओके, जैसे कि मान के चलिए आपने 2000 पे लिया था कुछ चीजों को, एक ये तो भूल जाइए आप, एक मिनट। कुछ कुछ चीजों को आपने 2000 पे लिया था और आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा था 1950 पे, स्टॉप लॉस। और टारगेट आपने रखा हुआ है बाजार में, इंडियन बाजार में, और टारगेट आपने रखा था 2100 पे, क्योंकि वो 2 गुना है। देखो, स्टॉप लॉस से 2 गुना है, काफ़ी अच्छा टारगेट आपने रखा था। ओके, ये बाय किए हैं आपने और टारगेट रखा हुआ है 2100 पे, और 2000 पे आपने बाय किए थे। और उसका जो स्टॉप लॉस है, आप जो है रिस्क जो लेना चाहते हैं, वो 50 पॉइंट का रिस्क लेना चाहते हैं, ये आपने रखा हुआ है इंडियन बाजार में। लेकिन होता क्या है, ये आपने रखा था कल और आप सोच में पड़ रहे हैं कि आज ही रखा था करके, क्योंकि बार-बार रखने से भूल भी जाते हैं आदमी। ओके, मेरा दिमाग तो इतना कमज़ोर है कि मैं 10 मिनट में जो रखा था वो भी याद नहीं रहता है। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेंडिंग ऑर्डर जो रखा था वो कल रखा था, आज नहीं। तो कल वाला जो है वो तो कैंसल हो गया कब का कैंसल हो गया। तब आपको महसूस होगा, अरे ये कैसा बाजार है, मैं रोज़ रखना चाहिए 2100 पे, रोज़ रखना चाहिए 1950 पे। और उस ख़्याल में हम लोग रहते हैं, और जैसे बाजार आ जाते हैं, आज आपने रखा है करके सोचा है और आज बाजार आकर के वो क्लोज़ हो गया था 1800 पे। और आप ये सोच में पड़े हैं कि 1950 में मैं बाहर निकला हूँ, 50 पॉइंट का लॉस हो गया है। जबकि आपको स्टेटमेंट आ जाएगा, रंग भरी स्टेटमेंट, एक प्यारा सा लेटर आ जाएगा ब्रोकर के हाथ से कि आपका $200 चला, ये 200 पॉइंट चला गया है। तब आपको महसूस होगा, अरे बाप रे! 200 पॉइंट्स तो मेरे ऐसे ही चले गए। क्यों? क्योंकि आपने रखा ही नहीं था। तो आप सोच में पड़ेंगे, आप चिल्ला-चिल्ला के ब्रोकर को फ़ोन करेंगे, अरे मैंने तो 1950 में रखा था।
वो बोलेंगे सर आपने तो वो कल रखा था, फिर आपका माथा पीछे हो जाएगा, फिर तो आपका जो है दिमाग खराब हो जाएगा, है ना सर और मैडम? तो ये जो है वो यहाँ पे नौबत ही नहीं आ जाती सर। पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम अंटिल वी कैंसल और एग्जीक्यूट, ये बेकार है सर, ये सबसे बड़ी बात है। ऑर्डर एग्जीक्यूशंस आर लाइक रोलर कोस्टर, मतलब ये बहुत आसान है। 8 तरीके का ऑर्डर है और आठों के 8 तरीके के ऑर्डर के लिए मैं 8 तरीके का स्ट्रैटेजी बताऊंगा, 8 तरीके का स्ट्रैटेजी बताऊंगा सर, ओके, मेरी ट्रेनिंग के दौरान, ओके, वो जो जो कि आपको मिल जाएंगे। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन आर बिट कॉम्प्लिकेटेड है। एनएससी बीएससी जहां पे भी हो, एनएससी बीएससी एमसीएक्स कमोडिटी में आपको दिक्कतें होती हैं सर, बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑर्डर नहीं होती हैं, डिपेंडेंट ऑर्डर, सारे के सारे ऑर्डर डिपेंडेंट होती हैं बाजार में, यहाँ पे इंडियन बाजार में, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑर्डर हैं सर, सब इंडिपेंडेंट हैं। 8 प्रकार के ऑर्डर हैं, आठों प्रकार के ऑर्डर के लिए टारगेट अलग है और स्टॉप लॉस अलग है सर। इसका मतलब देखो कौन कौन से ऑर्डर हैं, मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर, बाय लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर, बाय स्टॉप ऑर्डर, सेल स्टॉप ऑर्डर, बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर, सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ये आठों के आठों ऑर्डर अलग अलग हैं, आठों के आठों ऑर्डर के टारगेट अलग अलग जगह पे हैं और आठों के 8 के स्टॉप लॉस अलग अलग जगह पे हैं। ऐसा सिर्फ फॉरेक्स में आपको मिल जाता है, बाकियों की जगह पे ताल्लुक रहता है सर, कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, सारे के सारे ऑर्डर के कनेक्शंस रहते हैं, नहीं तो वो इंस्ट्रूमेंट ही दूसरे लेना होगा। जैसे कि मैंने कहा था आपको, एक सीएनसी में लेना होगा और दूसरे एमआईएस में लेना होगा। सीएनसी का मतलब कैश एंड कैरी और दूसरा एमआईएस बोला तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ये दोनों अलग है। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये सब अलग है, पहले से ही अलग है। तो ये आठों के ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम लोग सीख लेंगे ट्रेनिंग के दौरान, और 8 स्ट्रैटेजीज हैं वो भी हम लोग सीख लेंगे ट्रेनिंग के दौरान। ओके सर, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। एक मिनट सर और मैडम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? मैंने पूछा नहीं सर, सॉरी। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मैं क्यों बीच बीच में पूछ रहा हूँ, अरे बाप रे, यहाँ पे हमारे जो उदित सर भी बैठे हैं। सॉरी उदित सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक है। एक्चुअली आज मैंने इसलिए पेड सेशन इसलिए नहीं रखा क्योंकि सर बहुत सारे सर और मैडम ने मुझे फोन बार बार कर रहे थे कि आप ये फ्री वाला सेशन कब रखेंगे करके, तो बहुत, ठीक है ना सर, ठीक। हाँ 1 डेढ़ महीना हो गया फ्री सेशन लाया, रखा नहीं, और आपके लिए भी ये थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा सर उदित सर, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक। ओके ठीक है, थैंक। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। तो थैंक यू उदित सर, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सर, ओके। तो हम लोगों ने ये डिफरेंसेस देख लिए, अभी आगे निकलते हैं हम लोग। फॉरेक्स में 24 घंटे होती है और 24 घंटे में हम लोग बोलते हैं कि एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल नहीं। एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होती है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था, एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती नहीं है। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलिया का बाजार का क्यों लिखा है आपने, जापान के बाजार के लिए क्यों लिखा है, यूके का क्यों लिखा है, अमेरिका का क्यों लिखा है? क्योंकि इस समय जो है हलचल होती है सर, हलचल होती है, भागदौड़ होती है। ओके, भागदौड़ होती है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आपको यदि ट्रेनिंग के जो डिटेल्स आपको चाहिए, तो बार बार जो फ्री ट्रेनिंग सेशन के, पेड ट्रेनिंग सेशन के डिटेल्स अगर चाहिए तो आप संपर्क कीजिए, हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ। पता नहीं राज सर यहाँ पे बैठे हैं कि नहीं करके, फिर भी अगर नहीं बैठे हैं तो वो बाद में बताएंगे, लेकिन बैठे हैं तो बताएंगे। मेरा नंबर जो है 8999, आप नोट कर लीजिए, 8999102105। ओके, और राज सर का जो नंबर है 9421693575। ये राज सर का नंबर है। बाकी हमारे जो हमारे मार्केटिंग हेड हैं और हमारे जो उर्मिला मैडम हैं,
और प्रियंका मैडम का नंबर हम लोग बाद में शेयर करेंगे, लास्ट में आपको, और योगेश सर का भी लास्ट में शेयर करेंगे। ओके, तब तक आप इंतजार कीजिए। चलिए, हम लोगों ने कहा कि बाजार में ये 2 समय क्यों दिया हुआ है? ये तो क्योंकि ये तो उसूल है फॉरेक्स का कि समर सीजन एक अलग सा है और विंटर सीजन एक अलग सा है, क्योंकि टाइम की वजह से, जो ठंडक के वजह से और समर में गर्मी की वजह से ये ऐसा टाइम अलग-अलग दिया हुआ है। और ये टाइम एक्सचेंज का टाइम क्यों दिया है? क्योंकि इसी समय हलचल होती है, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो इसी समय, एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग तो होती नहीं है फॉरेक्स का। फिर भी ऑस्ट्रेलिया का समय यहाँ पे क्यों पेश किया है? क्योंकि 3:30 बजे से 5:30 बजे तक जो समय जो रहता है वो खामोश वाला समय रहता है, शांति वाला समय रहता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बाजार चलता है। जैसे ही 5:30 बज जाता है तब 2 बाजार चालू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का और जापान का। इसीलिए फॉरेक्स में हलचल हो जाती है। फॉरेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग नहीं है, फिर भी हलचल हो जाती है। तो 5:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का जो समय है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप्ड टाइम। ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग के समय पे आपका म्यूट कर सकते हैं सर और मैडम, आपका जो भी सर और मैडम के जो आवाज आ रहे हैं वो म्यूट कर सकते, मैं भी म्यूट कर देता हूँ। तो ओवरलैपिंग समय पे सबसे ज्यादा तेजी और मंदी होती है। और आपको भी पता है इंडियन बाजार जो है 9 बजे से 9:15 तक, 9:15 बजे तक शांत रहता है, क्योंकि वहां पे प्री ऑर्डर मार्केट भी रहता है और फिर ऑर्डर मैचिंग टाइम भी दिया जाता है। 9 से 9:07 तक ऑर्डर बुकिंग का टाइम है और ऑर्डर मैचिंग का टाइम 9:08 से 9:15 बजे तक है। और जैसे 9:15 बज जाता है, गैप अप और गैप डाउन में खुल जाता है और 9:15 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेडिंग का मौका दिया जाता है। आप भी जानते होंगे 9:15 बजे से 10:30 बजे तक हलचल बहुत होती है, बायर्स और सेलर्स की भागदौड़ बहुत होती है, वॉलेटिलिटी बहुत होती है, तेजी और मंदी बहुत होती है, और उस समय आप ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। वैसे ही यहाँ पे भी 5:30 से 6:30 बजे तक बहुत मूवमेंट होती है। तो आप यदि पूछते हैं कि कौन सा समय अच्छा रहेगा, तो 6:30 बजे एक अच्छा समय है। इसके बाद 2:30 बजे एक अच्छा समय है। दोपहर के 2:30 बजे खाना खा के आराम से आप बैठ सकते हैं सर और मैडम। और यहाँ पे 7:30 बजे आप, जो कि काम धंधा सब काम धंधा सब छोड़ने के बाद जब आप घर में पहुंचते हो, स्नान करके आराम से खाना चाय पी के आप बैठ सकते हैं 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 2:30 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक, और 6:30 सुबह के 6:30 बजे से 11 11:30 बजे तक आप बैठिए। ये बहुत अच्छा समय है ट्रेडिंग करने का, बहुत बेहतरीन समय। इसमें कौन-सा समय बहुत अच्छा है, मैं बोलूँ 6:30 से 11:30 बजे शांति से दिशा पकड़िए और उसी उसी दिशा में आप ट्रेडिंग कीजिएगा। बाय हैं तो बाय कीजिए, ऊपर जा रहे हैं तो बाय कीजिए 6:30 से 11:30 बजे तक, नीचे जा रहे हैं तो नीचे सेल कीजिएगा। और 2:30 बजे से 5:15 बजे कौन-कौन शामिल है? आप भी जानते होंगे, यूके का बाजार, और तब तक जापान का मार्केट खत्म हो जाता है तो यूके का मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। यूरोप का, यूके का बाजार जो है बहुत वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे गड़बड़ कौन करता है? यूरो और जीबीपी। यूरो और जीबीपी भाग-दौड़ करता है। तब जाकर के बाकी की भी करेंसियाँ भाग-दौड़ करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा तेज़ी और मंदी, सबसे ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं या गँवा सकते हैं, वो 7:30 बजे से 11 बजे तक रात के। ओके, ये समय आप नोट कर लेना। तो ये होती है समर के लिए हमारे इंडियन समय, मैंने लिखा है। विंटर विंटर के लिए थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे 3:30 बजे है, तो यहाँ पे 2:30 बजे, ये इंडियन समय मैंने दिया है। आपको जानकारी मैं दे दूं, हम लोग भारतीय हैं तो भारतीय समय मैंने लिख के रखा है यहाँ पे। ओके तो ये नोट करके रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे अगला पन्ना, अगले पन्ने पे मैंने ये भी शामिल किया है कि कौन से समय आपके लिए सेफ रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ऊपर जो है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम है, उसको बदल के मैंने इंडियन टाइम रखा है। ये 6:30 है, ये 7:30 है, ये 8:30 है, तो मैंने 6 ही रखा। साढ़े 6:30 7:30 लिखा नहीं है यहाँ पे, इट्स
6:30 AM करके मैंने लिखा है, ये 6:30 7:30 है। तो अच्छा समय कौन सा है आपको ट्रेडिंग करने के लिए? सुबह के अच्छा समय 6:30 टू 12:30 ये एक अच्छा समय है। अब आप पूछे तो ये अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है। फिर बाद में आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर 1 बजे से जो है 5 बजे तक आप अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब वॉलेटाइल है यहाँ पे बहुत, लेकिन इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि इस जगह से इस जगह तक खेलिए, और यहाँ पे मैंने क्या कहा, इस जगह से देखो, इस जगह से इस जगह तक खेलिए, तो ये है, और यहाँ पे इस जगह पे खेलिए, और यहाँ पे ये खेलिए। ये बहुत सेफ ज़ोन है, ये थोड़ा वॉलेटिलिटी है, ये सबसे खतरनाक वॉलेटिलिटी है, और ये जो समय है, वो आप सो लीजिए ना। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉरेक्स जो है भारतीय लोगों के लिए बना के रखा है। हालाँकि ये बाहर का है, लेकिन फॉरेक्स जो है भारतीय लोगों के लिए बना के रखा है। क्योंकि रात के जो 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक शांति से आप सो जाइए, या 6 बजे तक शांति से सो जाइए, और 6 बजे जैसे मेडिटेशन के लिए उठते हैं, योगा के लिए उठते हैं, या फिर चलने दौड़ने के लिए उठते हैं आप, तब जाकर के 15 मिनट आप खर्चा कीजिए एनालिसिस के लिए, जो कि करेंसी एनालिसिस कर सकते हैं, सीजनैलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। करने के बाद आप बैठ सकते हो और अच्छा खासा ट्रेड उठा सकते हैं, और लगभग 11:30 बजे तक आपका पैकअप कर सकते हैं, या फिर दिन भर में पूरे के पूरे दिन भर में आपको पैकअप करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोगों को क्या क्या बाकी रह गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, 1 मिनट। चलिए, फॉरेक्स क्या है, एक एक चीज हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। फॉरेक्स जानने के लिए हम लोग एक चीज के ऊपर गौर करेंगे, हमारे पैसे से हम लोग क्या करते हैं। अक्सर हमारे पैसे से हम लोग 4 ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग जानते भी हैं। एक पहला ट्रांजैक्शन ये है कि हमारे पैसे से हम लोग दिखने वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं। दिखने वाला जो प्रोडक्ट, महसूस करने का जो प्रोडक्ट है, वो हम लोग खरीदते हैं। जैसे कि गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, या फिर ये जो लक्स, कोलगेट, विम बार, सर्फ एक्सेल, गेहूं, चावल, आटा, जो भी है वो दिखने वाला प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो। दूसरा, जो नहीं दिखने वाला प्रोडक्ट्स भी आप खरीदते हो, जैसे कि मूवी का टिकट हो गया, फ्लाइट का टिकट हो गया, आपने ट्रैवल किया यूरोप में, इंग्लैंड में, ये कहीं पे भी आप ट्रैवल किए, तो ट्रैवल को लेकर के घर में आ नहीं सकता, वो तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स है। या फिर जियो का रिचार्ज किया, इंटरनेट का रिचार्ज किया, वो आप घर में किसी को दिखा नहीं सकता, भाई साहब मैंने इंटरनेट खरीदा, ये देखो इंटरनेट कितना अच्छा लग रहा है, इंटरनेट देखो कितना प्यारा लग रहा है करके। तो ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, वो हम लोग महसूस करते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। पैसे से नहीं दिखने वाला प्रोडक्ट भी हम लोग खरीदते हैं। देखिए, जैसे कि मूवी का टिकट हो गया, मूवी मूवी को देख करके आप आ सकते हैं, लेकिन मूवी खरीद के आप घर तक लेके नहीं आ सकते। ओके, सीडी वगैरह अलग चीज है, वो तो सीडी खरीद सकते हैं, लेकिन मूवी जो चित्र दिखाई देता है वो तो खरीद नहीं सकते आप। चलिए, वो तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो बाइंग टेंजिबल प्रोडक्ट्स, बाइंग इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, ये दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। तीसरा ट्रांजेक्शन, ऐसे भी थोड़ी ट्रांजेक्शन है जहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा हो। आपने शादी के तौर पर आपने कुछ पैसे दे दिए किसी को, या फिर एक 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 छोटा सा, एक नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा एक बच्चा था, जैसे कि जॉनी लीवर का डायलॉग नहीं है ये, कोई तो एक छोटा सा, एक नन्हा सा बच्चा था, उनका एक बर्थडे पार्टी आ गया। पहला बर्थडे पार्टी, और उस बर्थडे पार्टी में आप बहुत खुश हो गए और 1 लाख का एफडी बना के छोड़ा है। आप आप ऐसे करेंगे क्या 22 साल के बाद? ए बच्चा, आपको ना 22 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए का एफडी बना के रखा था, वो 22 लाख का अभी कुल मिला के मुझे 5 लाख रुपए निकाल के दे दो। तो वैसे आप लोग पूछेंगे भी नहीं। तो इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि जिस वक्त आपने 1 लाख रुपए दिया था, बच्चे को देख के नहीं दिया था, माँ बाप को देख के दिया था। बच्चे को पता भी नहीं है, और उसी वक्त उसी पल आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, ये प्रोडक्ट आपको मिला है। ये कैसा प्रोडक्ट है? ये ये तो पता भी है होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती प्रोडक्ट है ये सेटिस्फैक्शन। जैसे कि सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप पैसे देते हो और खुशियाँ मिलती हैं आपको वापस। गिफ्ट तो थोड़ी नहीं मिलता है, और कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलता है, खुशियाँ मिलता है। तो ये भी एक ट्रांज़ैक्शन है। चौथा ट्रांज़ैक्शन कौन-सा है? चौथा ट्रांज़ैक्शन ये है कि आपने आपके हाथ से इंडियन रुपए दे दिए हैं।
आपको विदेश यात्रा यात्रा करना है, यूएस डॉलर्स में बदलना है, या फिर अमेरिका में जाना है, ओके, घूमने के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या फिर आपको घूमने के लिए आपके पास जो आईएनआर है, आपने कहा चलो यूरो ले लेंगे, चलो आदर्श बोल रहा है यूरोप में घूम के आ जाएं करके, तो यूरो ले लेंगे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और इस प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं ओटीसी। क्या बोलते हैं हम लोग सर और मैडम? ओटीसी, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन। और ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन जहां तक मैं समझता हूं ये माल प्रैक्टिस होती है। कहां 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 रहा? एसबीआई में आप जाओ और 85 रुपए में $1 मिलेगा, तो आप बोल नहीं सकते अरे गूगल में 82 रुपीज का मिल रहा है, तो गूगल में जाके ले लो करके बोलेंगे। एसबीआई के जो मैनेजर बोलेगा आप जाके गूगल में ले लो, गूगल से ले लो। गूगल बोलेगा अरे मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है देने के लिए, मैं तो जरिया बता दूंगा, रास्ता बताऊंगा। तो वो बोलेगा आप यूएई एक्सचेंज से ले लो, या कोई वेस्टर्न यूनियन एक्सचेंजर से ले लो जहां पे आपको सस्ता मिलेगा। वहां पे देखा जाए तो 90 रुपए में मिल रहा है, तो वहां पे भी महंगा है। फिर बोलेगा कोई ब्लैक मार्केट में ले लो, तो फॉरेन एक्सचेंज वहां पे भी 100 रुपए में मिलेगा। तो इससे भागना है, अगर ओटीसी प्रैक्टिस से भागना हो, फॉरेन एक्सचेंज स्मूथली आपको बार बार करनी हो, तो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में शामिल हो जाइए सर। वहां पे सिर्फ स्प्रेड रहता है, एक्सचेंज रेट ज्यादा नहीं रहता है, एक्सचेंज रेट नहीं रहते हैं ज्यादा, ओके, स्प्रेड रहता है, सबसे कम स्प्रेड रहता है। और ढेर सारा पैसा आप कमाइए सर, और बहुत ढेर सारा पैसा आप कमाइए, ओके। वो मैं आपको दिखाऊंगा, रास्ता भी मैं बताऊंगा, फंड मैनेजमेंट कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट के भीतर रहते हुए, और लॉट साइजिंग के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा, जहां पे आपका पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं जा सकता। यदि हम लोग हमारे हिसाब से चलेंगे तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर तो आप सोचते हैं कि चलो मैं ना आदर्श का कुछ नहीं सुनूंगा, मैं अपने आप से अपने मर्जी से मैं एक स्टैंडर्ड लॉट उठाऊंगा, एक माइक्रो लॉट लूटूंगा, एक मिनी लॉट उठाऊंगा, जो मेरे मन में आ जाए, जो गोविंदा बोलते हैं ना, जो मेरे मन में आ जाए मैं कर दूंगा करके, ओके। तो एक गाना भी है ना उसका, ओके, वो जो भी है। चलिए आगे निकलेंगे। तो फॉरेक्स, फॉरेक्स हम लोग जो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं सर और मैडम, वो है ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज। और यहाँ पे आईएनआर नहीं है, यहाँ पे आईएनआर नहीं है। तो मैं कृपया करके आपको बोलता हूँ, आईएनआर यूएसडी नहीं है, आईएनआर जेपीवाई नहीं है, आईएनआर जीबीपी नहीं है, और आईएनआर ये अपना यूरो नहीं है। जो भी आप उल्टा भी घुमाओ कोई भी दिक्कत नहीं। ये होती है कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बोलेंगे ये भी तो दिया है हमारे बाजार में, जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ये भी तो दिया है सेबी ने परमिशन। परमिशन तो जरूर दिया है, लेकिन एक्सपोजर नहीं दिया है, एक्सपोजर नहीं दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ये, इसलिए एक्सपायरी होगा। एक्सपायरी का मतलब मौत, मौत मतलब चला गया हमारा पैसा, सब कुछ चला जाएगा, ओके। तो इसी वजह से हम लोग जो इंडियन करेंसी पेयर मार्केट में करते नहीं है, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं। इसका जो भी है आपको मेरे जो ट्रेनिंग सेशन में एक एक करके मैं बताऊंगा कि फॉरेन एक्सचेंज हम लोग भारत में रहते हुए किस तरीके से एक इंडियन रेजिडेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से एनआरआई कर सकते हैं, और एनआरआई करने का फर्क क्या है, और इंडियन रेजिडेंट करने का फर्क क्या है। अगर इंडियन रेजिडेंट करता है तो लूपहोल का इस्तेमाल कैसे करनी है, वो सारे के सारे डिटेल्स हम लोग ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग देखेंगे फॉरेक्स में क्या राज छुपा है। ये राज पहला है कि वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मौके ही मौके मिलते हैं कि पैसे कमाने का, ओके, मौका ही मौका मिलता है। सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए व्हाट इज फॉरेक्स, ये हम लोग ने एक उदाहरण ले लिया था कि फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज ओवर द काउंटर, जो कि हम लोगों ने देख लिया था। और ये भी हम लोगों ने देख लिया था, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हम लोगों का, जो हम लोग फॉरेक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग जो बोलती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग होती। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज का मतलब कोई मालिकाना हक किसी के हाथ में नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट के हाथ में, किसी की संस्था के पास नहीं है, किसी बैंक के पास नहीं, किसी सेंट्रल बैंक के पास नहीं, किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास नहीं है। ये सारे के सारे पब्लिक के हाथ में पावर है। बाकी के हमारे जो रुपए के पीछे आरबीआई का पावर है। अगर इंग्लैंड का है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का पावर है, स्विट्जरलैंड में है तो बैंक ऑफ
स्विट्जरलैंड का पावर है, जापान में है तो बैंक ऑफ जापान का पावर है। लेकिन ये जो है फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों? यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है। ओटीसी है तो ओटीसी है तो पावर रहता है, ओटीसी है तो पावर रहता है। वो जो भी डीलर है उसके हाथ में पावर रहता है। वो चाहे 95 का रेट लगा लो, या एक यूएसडी खरीदने के लिए 95 लगा लेंगे, या 100 लगा लेंगे, या 85 लगा लेंगे, जो भी है वो ज्यादा ही है, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट लगा के बैठता है। इससे बचना है, इससे बचना है तो आप डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि फॉरेक्स ऑनलाइन प्रैक्टिस में शामिल हो जाइए और ढेर सारा पैसा आप कमाइए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर अभी जाकर के वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर हुआ है सर। आप भी जानते होंगे 7 ट्रिलियन डॉलर का मतलब क्या है। 7 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब ये है कि 7 के आगे 12 शून्य लगा लो सर और मैडम, 7 के आगे 12 शून्य लगा लो। ओके, 1 2 3 4 ये 9 हो गए, 12 शून्य लगा लो और मल्टीप्लाई बाय, ये डॉलर हैं, 60 ट्रिलियन डॉलर हैं, मल्टीप्लाई बाय 85 या ये 85 लगा लो, जो भी है, आपको इतना सारा टर्नओवर मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारा बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे भागदौड़ है, बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारे वॉलेटिलिटी है। इसका मतलब ये बनता है कि बहुत सारे तेजी और मंदी की वजह से बहुत सारे पैसे बनते हैं आपके हाथ में। Forex trading is the conversion of one currency into another. It is one of the world's most actively traded markets with an average daily trading volume of 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स करके मैंने लिखा था, वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया। ये 6.6 ट्रिलियन डॉलर जो था वो डेटा है 2019 का। अभी जाकर के 7.5 ट्रिलियन डॉलर का बाजार हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। आप जाके विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर मिल जाएगा आपको जवाब। ठीक है ना? ओके, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? वो तो शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, ओम शांति ओम ने ओम में, वो तो ओम शांति ओम में वो पर्दे को पूछ रहा है, वो दीपिका पडुकोने को पूछ रहा था। वो उसका नाम पता नहीं, वो तो इसका नाम क्या था, दीपिका का नाम उसमें क्या था, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग ना, याददाश्त बहुत कम है। तो यहाँ पे वहां पे वो पूछते हैं। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे भी मैं पूछ रहा हूँ, कहीं तो आपको बोर तो नहीं हो रहा है? ओके, तो बोर नहीं हो रहा है करके बोल रहे हैं। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। 1 मिनट सर और मैडम। चलिए, बहुत बड़ा बाजार है, इतना ही सोचिए सर, इतना ही सोचिए, 20 साल लग गए अमेज़न के जेफ बेज़ोस को 160 बिलियन डॉलर पहुँचने के लिए, 160 बिलियन या 190 बिलियन डॉलर पहुँचने के लिए 20 साल लग गए। ना जाने टेस्ला के जो ओनर हैं जेफ बेज़ोस, सॉरी एलन मस्क, टेस्ला का जो ओनर है एलन मस्क, उन्होंने जो है 1,70 बिलियन डॉलर जो कमाया था, वो पिछले 20 साल में कमाए हैं। और बिल गेट्स जो था वो अभी है अभी भी है, सॉरी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है, सॉरी। तो ये 130 बिलियन डॉलर पे खड़ा है। वो भी काफी अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा पैसा है, जो कि मैं तो पहुंच नहीं सकता वहां पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो वो तो 20 साल में जो कमाया है, और यहाँ पे एक एक दिन उससे भी ज्यादा ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज हो रही हैं सर। तो इसी इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप इसमें शामिल हो जाइए ठीक करके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि फॉरेक्स में कौन कौन शामिल है, एक्सचेंज कहाँ है? मुझे बता आदर्श, आदर्श गब्बर सिंह है आप, मुझे बता दीजिए कहाँ है ये एक्सचेंज, कहाँ है? हाँ, एक्सचेंज कहाँ है? तो सर मैं बोलता हूँ कि एक्सचेंज बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एक्सचेंज नहीं है सर, एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेडिंग होती ही नहीं है। कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, और आपको क्लैरिटी के साथ आपको नजर, मैं अभी धीरे बताऊंगा। हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेंट्रल बैंक है, या फिर हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो सकते हैं, या फिर हेजर्स हो सकते हैं, या फिर आर्बिट्रेगर्स हो सकते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है। तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ऊपर में जो बैठा है। ओके, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, वैसे 17 स्टॉक एक्सचेंज है ना सर हमारे भारत में। 17 स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें से 8 स्टॉक एक्सचेंज जो कि कामयाब है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज है। फॉरेक्स में एक्सचेंज नहीं है सर। किसी ने अगर कहा हो एक्सचेंज है, तो सर उनको तो वो जानकारी नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज के भाव के ऊपर चलता है। तो ये हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, हेजर्स हैं, आर्बिट्रेगर्स हैं और सेंट्रल बैंक्स हैं। ये टॉप मोस्ट सुप्रीम है। उसके बाद आ जाता है ब्रोकर्स। उसके बाद आ जाता है ब्रोकर्स में कोई भी हो सकता है, एक्सचेंजर भी हो सकते हैं, है ना। एक्सचेंजर, एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंजर्स हो सकते हैं, ओके। और कमर्शियल बैंक्स और एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, टूरिस्ट, इन्वेस्टर्स, इमिग्रेंट्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स जो भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये एक सवाल उठता है आपके मन में, है ना? एक सवाल उठता है कि ये ऑर्डर कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ तक ये चला जाता है और कैसे इसका जो भागदौड़ होती है फॉरेक्स में, वो कैसे होता है? ओके, ब्रोकर जो रहता है, कोई भी ब्रोकर हो, हमारे लिए तो स्टार ट्रेडर हैं, तो कोई भी ब्रोकर हो, तो वो ब्रोकर क्या करता है, जो रिटेलर या जो क्लाइंट होती हैं, मान के चलिए क्लाइंट का नाम है ये क्लाइंट ने क्या किया, बाय का ऑर्डर लगा दिया। क्लाइंट ने बाय का ऑर्डर लगा दिया। हो सकता है बाय का ऑर्डर यूरो यूएसडी में लगाया हो, तो ऑर्डर यहां तक चला गया और ब्रोकर खुद पार्टी को सेल कर रहा है। इसका मतलब कौन, किसने रिस्क ले लिया? ब्रोकर ने रिस्क ले लिया। ब्रोकर ये ढूंढता नहीं कि कोई सेलर है क्या हमारे बीच, नहीं ढूंढ रहा है, बिल्कुल नहीं ढूंढ रहा है। वो खुद रिस्क ले रहा है, पूरे के पूरे रिस्क ले रहे हैं। इसको बोलते हैं बी बुक प्रैक्टिस, बी बुक प्रैक्टिस। दूसरा है, दूसरा है जो आपने बाय किया और इनके पास 10,000 क्लाइंट्स हैं, ये ब्रोकर के पास 10,000 क्लाइंट्स हैं। तो आपने जब बाय किया था, तब किसी ने सेल किया है, तो वो ढूंढ के निकाला और उधर से आपको माल भेजा। तो ये भी बी बुक ही है, लेकिन सेफ है थोड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास 10,000 ट्रेडर्स और क्लाइंट्स हैं मौजूद और ब्रोकर को भी पता है इनमें से 90% का पैसा चले ही जाने वाला है। वो कोई बताता नहीं कि मैं साफ साफ बता रहा हूं, 90% लोगों का पैसा गुल हो जाता है, पैसे चला जाता है और 10% लोगों का पैसा बनता है। तो 90 लोगों ने जो हारा है, तो जो जीतने वाला है वही सिकंदर है और उसको ही पैसा मिलता है। और हम लोग सर हमारे ट्रेनिंग के दौरान इस 10% में शामिल होने के लिए हम लोग सिखाएंगे सर। मैं वादा कर देता हूँ, 10% में शामिल होने के लिए हम लोग ये इंफॉर्मेशन पास तो जरूर करेंगे, लेकिन आप शामिल होना चाहते हैं या नहीं, वो आपके हाथ में। चलिए मान के चलिए बी बुक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं धोखा है। क्यों? क्योंकि वो असल में हमारे क्लाइंट के बीच में वो ये करता है, ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं ब्रोकर हार गया तो वो भाग जाएगा, अब आपका पैसा लेके भाग जाएगा। बी बुक वाले क्या करते हैं बताए, अगर अगर ये 90% लोग जो हारते हैं, उन्होंने अगर हार लिया 10 करोड़ और ये 10% जो लोगों ने जीत लिया है, उन्होंने जीत लिया 100 करोड़, तो 90 करोड़ तो उनके हाथ में आ गया, जो जो हारा है करके। और 100 करोड़ देने हैं, तो 90 करोड़ कहाँ से आएंगे? तो ये 90 करोड़ देने के बजाय ये क्या करेगा, फुर इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, ओके, और चला जाएगा, भागेगा। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि बी बुक डेंजर है करके। लेकिन अगर बी बुक सेफ साइड में आप ऑपरेट करना चाहते हो, तो ढूंढिए, ब्रोकर के मैनेजमेंट को पूछिए, ब्रोकर के सीईओ को पूछिए कि आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स हैं, एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और अगर एक्टिव क्लाइंट्स 20,000 30,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, तो बी बुक चलाने से भी कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि 90% लोग हारने वाले हैं और 10% लोग जीतने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेफ कौन सा है? सबसे बड़ा सेफ कौन सा है? जो प्रैक्टिस इस तरीके से करता है, ये वाला, ये क्लाइंट ने ब्रोकर को
बाय का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने अपना अपना जो है क्लाइंट को देखा नहीं, अपना भी क्लाइंट है उसमें, सब कुछ है, वो जो बात है वो देखता भी नहीं, सीधा वो ऑर्डर को लेके यहाँ पे डाल दिया। तो इन्होंने जो सेल के ऑर्डर भी है यहाँ पे डाल दिए, सेल के ऑर्डर भी डाल दिए, बाय के ऑर्डर भी डाल दिए। किसको दे दिए? अपना रिस्क, अपना रिस्क किसको बांट दिए? सेंट्रल बैंक को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को, हेजर्स को या आर्बिट्रेटर्स को। ये इन चारों को या किसी एक को, इन चारों को या किसी एक को, इन चारों को अगर बेच दिया हो, इन चारों को अगर बेच दिया हो या फिर किसी एक को भी भेजा हो, तो ये इस प्रैक्टिस को बोलते हैं ए बुक। और ये सेफ मॉडल है, ये सेफ मॉडल है जहां पे ब्रोकर खुद रिस्क नहीं लेता है, ब्रोकर को सिर्फ ब्रोकरेज से मतलब है। जो ट्रांजैक्शन के पीछे ए बुक वालों को सिर्फ ब्रोकरेजेस जनरेट होती है, ब्रोकरेजेस जनरेट होती है। उस ब्रोकरेजेस का वॉल्यूम जब बढ़ता है, जब ब्रोकरेजेस का ट्रेडिंग का वॉल्यूम जब बढ़ता है, ट्रेडिंग का जब वॉल्यूम बढ़ता है तब ब्रोकरेजेस ज्यादा मिलता है, तो ब्रोकरेज से ही वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन अगर ब्रोकरेज से संतुष्ट नहीं है तो वो लोग भी बुक चालू करते हैं। तो ये खतरनाक है, धोखा है। और इसमें धोखे से बचना है तो उनको पूछना है कि आपके पास 10,000 ट्रेडर्स है या नहीं है। अगर 10,000 ट्रेडर्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका पैसा धोखे में है। ओके, वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा ए बुक है, कौन सा बी बुक है, वो तो बाद में की बात है। लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करने से वो सेफ है। ब्रोकर ने आपका जो अपना जो रिस्क है वो बांट दिए हैं इन लोगों तक। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भी तो रिस्क ले रहे हैं, तो ये लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात, लिक्विडिटी प्रोवाइडर या हेजर्स या आर्बिट्रेटर्स या सेंट्रल बैंक क्यों ले रहे हैं? वो ले सकता है सर, वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ढेर सारा ब्रोकर्स रहता है, एक और दो नहीं, ढेर सारा ब्रोकर्स रहता है। और उनको भी पता है ये ब्रोकर 1 हो गया, ब्रोकर 2 हो गया, ब्रोकर 3 हो गया, ब्रोकर 4 हो गया। उनको भी पता है कि इस ब्रोकर ने 9,000 दान प्रदान किए हैं हारने वाले। यहाँ पे इन्होंने 12,000 लोगों को दान प्रदान किया है जो हारने वाले। यहाँ पे 10,000 लोगों को जो हारने वाले दान प्रदान किए हैं। तो हारने वाले दान प्रदान करने वाले जो ब्रोकर्स है ना, ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओके, बहुत आराम से मक्खन मलाई, ये वो रिस्क ले सकता है। 10% जीत रहे हैं, दो ना, 10% यहाँ पे जीता है, यहाँ पे 20% जीता है, यहाँ पे 30% जीता है। यहाँ तक कि सबसे कम प्रतिशत जो जीतता है कितना है पता है आपको सर? सबसे कम प्रतिशत जो जीतता है लगभग लगभग 56% वो जीतता है। कौन जीतता है? ये लोग। और 40 सर ये कितना हो गया? 40 44% जो है, ये डेसिमल पॉइंट में है, वो मैंने लिखता नहीं हूं, सिर्फ 44% ये लोग हारते हैं। फिर भी ये लोग जीतते हैं कि नहीं? अल्टीमेटली सबसे, जब एकदम बेकार कंडीशन, एकदम बदतर कंडीशन में ये सेंट्रल बैंक और लिक्विडिटी प्रोवाइडर या हेजर या आर्बिट्रेटर्स ये हारते हैं 44% बार और जीतते हैं 56% बार। ओके, आपको भी ये फिगर याद रहेगा। नाना पटेकर के एक मूवी हुआ करता था, अब तक 56। ओके, तो आप याद रखिए 56 बार ये जीतता है। वो भी ठीक है ना, बहुत बार होती है, लेकिन ये तो एवरेज फिगर नहीं है उनके लिए। एवरेज फिगर है 80 या 90% बार ये लोग जीतते हैं, क्योंकि 10% लोग ही जीत जाते हैं। उनमें से हम लोग शामिल हो जाएंगे, उनमें हम लोग शामिल होंगे, उनमें हम लोग शामिल होंगे सर। सर मैं ज्यादा चिल्ला तो नहीं रहा हूँ ना? क्योंकि मैं थोड़ा जोर से बोलने से सर हमारे जो है जो थोड़े सर और मैडम जो सो रहे हैं ना, वो जाग जाएंगे। ओके, सॉरी है, आपको थोड़ा गलत भी होगा। गलत भी लगता होगा, अरे ये तो सारा चिल्ला रहा है, बहुत चिल्ला रहा है। सर कभी कभी मुझे भी सोना आ जाता है, मैं भी थक जाता हूँ, तो मैं चिल्लाने से मुझे याद में आ जाता है, चलो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ करके, नहीं तो मैं भी सो जाता हूँ। चलिए आगे निकलते हैं सर। सर और मैडम, हाँ, यहाँ पे आगे निकलेंगे। मैडम तो, थोड़े मैडम भी बैठे होंगे, उनको तो नाश्ता मतलब भोजन भी देना होगा पतिदेव को।
बच्चों को भी, लेकिन सॉरी उनके लिए मैं माफी करना चाहता हूँ, माफी देना चाहता हूँ उनके लिए। तो याद रहे हम हमेशा याद रहे हमेशा लियोनार्ड नायर सर, मुझे माफ कीजिए सर, मैं पैर पड़ता हूँ आपके। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला था, मैं रात को पहुंचा, कल रात को लगभग लगभग 1 या 1:30 बजे मैं रात को पहुंचा। उसके बाद मैं सोया और मेरा पूरा दिन मेरा खराब निकला। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा तो ऑटोमाइज ट्रेडिंग है। उसके बाद मुझे समय नहीं मिला। 7 बजे मेरा ट्रेनिंग चालू हो गया, 7 बजे से 9:55 तक मेरा ट्रेनिंग था। आप भी जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग लॉगिन करते बैठते होंगे कि जो मैंने लिंक भेजा था, आप लॉगिन करते करते थक गए होंगे। अरे ये लॉगिन ही नहीं हो रहा है, पागल आदर्श ने कौन सा लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया, लॉगिन ही नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है। आपको मैं कृपया मैं पैर पड़ता हूँ सभी सर और मैडम से, क्योंकि मेरा सेशन लगातार रहता है, इसीलिए हर एक सेशन का आईडी और पासवर्ड गलत रहता है, अलग अलग रहता है। इसी वजह से 9 बजे शार्प आप बैठिए, तब आपका लिंक खुल जाएगा, आपका जो लिंक है खुल जाएंगे। मैं कल से मैं बोल रहा हूं और फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो टाइम दिया हुआ है सर और मैडम, उसी वक्त आप बैठोगे तो आपको वो लिंक खुलता हुआ नजर आ जाएगा। उससे पहले एक 5 मिनट पहले आप करोगे तो भी खुलेगा, लेकिन 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले वो लिंक खुलेगा नहीं सर, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सेशन चलता है। वो उस ट्रेनिंग सेशन का जो भी आईडी पासवर्ड है वो अलग है, और ये ट्रेनिंग सेशन की जो आईडी पासवर्ड है अलग है। राज सर आप खुश हैं? क्योंकि राज सर तो बहुत नाराज था मेरे से। राज सर तो हाँ बोलिए सर। ओके। राज सर आप खुश? मैंने बताया जो भी राज था मेरा, हाँ क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपको परेशान कर रहे थे, राज सर को ही परेशान करते। मेरा तो फोन बंद रहता है, तो राज सर को फोन लगातार चिल्ला चिल्ला के बोलते राज कहाँ पे, तेरा लिंक नहीं खुल रहा है। तो इसी वजह से मैं भी खामोश हो जाता हूँ, मेरे पास जवाब भी नहीं मिलता है सर। तो सॉरी फॉर दैट। तो 9 बजे बोला है तो सर 9 बजे बोला है तो 8:55 पे बैठिए या फिर 9 बजे बैठिए सर। और 5 मिनट वैसे भी मैं तो गुजार ही देता हूँ, हंस मतलब कुछ भी बोल बोल के। मैं 9:05 को हमारा सेशन बिल्कुल चालू हो जाता है। चलिए आगे निकलते हैं। सॉरी आपके लिए जो भी तकलीफें हुए हैं उसके लिए तहे दिल से मेरा सॉरी, और मेरा हाथ आपके पैर के नीचे है, मैं नमस्कार करना चाहता हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ओके, 1 मिनट सर, इसको मैं हटा ही दे देता हूं। तो आपने देखा कि यदि यदि आपका ऑर्डर ब्रोकर ने लेकर के सेंट्रल बैंक को दे दिया हो या लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दे दिया हो, वो एक अच्छा प्रैक्टिस है। इसके अलावा ये तो हम लोग ये बुक प्रैक्टिस करके बोलते हैं, या बी बुक प्रैक्टिस में ये लोग खुद रखते हैं, झेल लेते हैं। वो डेंजर हो सकता है करके मैं बोल रहा हूं, डेंजर नहीं है, डेंजर हो सकता है। ओके, कैसे पहचानना है वो मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वो वक्त मैं गुजारना नहीं चाहता हूं यहाँ पे। कैसे पहचानोगे? अरे ये बुक कौन सा है, बी बुक कौन सा है, डीलिंग डेस्क कौन सा है, हाइब्रिड मॉडल कौन सा है, वो सारे डिटेल्स आपको ट्रेनिंग के दौरान एक एक करके मिल जाएंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे तो आपको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंचोगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है अच्छा एक ट्रेडर बनना। तो तब तक हम लोग एकदम आराम से चले जाएंगे सर। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। 1 मिनट, इसको हटा ही दे देते हैं सर, सॉरी। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा मॉडल मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि फॉरेक्स में कौन कौन शामिल है। एक्सचेंजर के अलावा, एक्सचेंज के अलावा सेंट्रल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, हेजर्स हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, फर्म्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, जो कि वो रिटेलर्स हो सकते हैं, कमर्शियल हो सकते हैं। ओके, तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये एक चीज होता है कि की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो हम लोगों ने कवर किया था। एक डिसेंट्रलाइज्ड है, जो कि किसी का मालिकाना हक नहीं है। ओवर द काउंटर दोनों प्रैक्टिस होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हाई लिक्विडिटी होती है यहाँ पे, वो तो हम लोगों ने कवर कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है ज्यादातर, अभी जो है फैशन चल रहा है ईसीएन का और एचटीपी का, स्ट्रेट टू प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क से। इसका मतलब बहुत सेफ और फास्ट होने के लिए ईसीएन, और स्ट्रेट टू प्रोसेसिंग का मतलब डायरेक्टली जो
ए बुक प्रैक्टिस जो करते हैं वो स्ट्रेट टू प्रोसेसिंग करते हैं, और ईसीएन जो प्रैक्टिस करते हैं वो फास्ट एग्जीक्यूशन होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, और एसटीपी का मतलब स्ट्रेट टू प्रोसेसिंग। ये दोनों ट्रांजेक्शन बहुत बेहतरीन है और आजकल यही फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस कर रहे हैं। अच्छा ब्रोकर है तो ये दोनों रहता है सर। ओके, चलो रेगुलेशन में ये जो रेगुलेशन मैंने लिख के रखा है एनएफए, सीएफटीसी, ईयू, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एफएसए, हमें चाहिए एफएसए, हमें चाहिए एफसीए। तो ये एफएसए और एफसीए यूके का रहता है। हमें चाहिए ईएसआईसी जो कि ऑस्ट्रेलिया का रहता है। हमें चाहिए साइसेक, हमें चाहिए सेशल्स, हमें चाहिए दुबई के, हमें चाहिए मॉरिशस के, हमें चाहिए हांगकांग के, हमें चाहिए एशियन के कोई भी कंट्रीज के। हमें कनाडा का और यूएसए का नहीं चाहिए सर। कनाडा का और यूएसए का अगर मिलता है रेगुलेशन के भीतर तो कहीं ना कहीं हेजिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। हेजिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोलता है कि कनाडा का रजिस्ट्रेशन है तो कहीं ना कहीं धोखा आपको मिल जाएगा, वो गुल हो जाएंगे, आपका पैसा फ्रर करके उड़ेगा, पंछियों की तरह आपका पैसा उड़ेगा, क्योंकि वो लोग ना फ्रॉड है, फ्रॉड है। आपको वो कहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी कैसा है, वो wikifx.com, वो भी एक तरीका है। वैसे 2-3 वेबसाइट है जो कि मेरी ट्रेनिंग के दौरान आपको मिल जाएंगे कि कहाँ पे देखने से आपको सेफ नजर आ रहा है एक कंपनी। ओके, अगर किसी को अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना, मुझे चैट बॉक्स में, या फिर मुझे चैटिंग कर लेना, अभी नहीं ट्रेनिंग होने के बाद या कल या परसों जो भी है, तब मुझे पूछ लेना। मेरा नंबर तो आपके सामने तो बैठा ही है, तो आप पूछिएगा। मैं अगर मुझे जानकारी नहीं है उस कंपनी के बारे में तो मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल सर्च फॉर दैट कंपनीज क्रेडेंशियल्स, देन आई विल डिस्प्ले इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको जो भी क्रेडेंशियल्स चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अगर आपने कहा कि ये कंपनी फलाना ढिमकाना कंपनी बहुत अच्छा है तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। 24 आवर्स मार्केट ये देख लिया हम लोगों ने। रेगुलेशन मैंने कहा एफएसए चाहिए, एफसीए चाहिए, ईएसआईसी चाहिए, सेशल्स का चाहिए, फिर बाद में दुबई का चाहिए, साइसेक का चाहिए, साइप्रस का। ऐसे अगर सर्टिफिकेशन मिलता है ना कोई भी तो बहुत अच्छी बात है। यूरोप का सर्टिफिकेशन अच्छा है, एशियन का सर्टिफिकेशन अच्छा है, और वो रेगुलेशन के भीतर आने से कोई धोखा नहीं दे पाएगा, भाग नहीं सकता, क्योंकि उनके रिव्यूज आते हैं, और रिव्यूज में अगर नेगेटिव आ गया रिव्यूज तो उनके जो टर्नओवर के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। और इसी वजह से बहुत अक्सर जो एफएक्ससीएम हो गया, आईसी मार्केट हो गया, स्टार ट्रेडर हो गया, एक्सनेस हो गए, ऐसे ऐसे कंपनियां जो हैं वो नेगेटिव इंप्रेशन नहीं लाता है, तो इसलिए रेगुलेशन के भीतर भी हैं और वो कंपनियां बहुत अच्छी भी हैं, है ना। लेकिन एक थोड़े कंपनी ऐसे भी हैं, एफएक्ससीएम जैसे कंपनी है, बहुत अच्छा है, काफी सालों से है, 21 साल से है, लेकिन वो सर्विस नहीं देता है अच्छी तरह से सर्विस नहीं देता है हम लोगों को, भारतीय लोगों को, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन बहुत चाहिए रहता है। तो इसी वजह से एफएक्ससीएम को हम लोगों ने हाल फिलहाल में छोड़ दिया है। मैंने जब 2013 में सफर शुरू किया तभी मैंने एफएक्ससीएम से शुरू किया था, जो कि अभी अभी भी देखा जाए तो बहुत बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी है एफएक्ससीएम। लेकिन आज के डेट में अगर पूछें आप कौन सा अच्छा कंपनी है, सर्विस ओरिएंटेड अच्छी कंपनी कौन सी है, और बैनर भी अच्छा है और सर्विस भी अच्छा है और कंपनी भी अच्छी है, ये बुक भी है, रेगुलेशन के भीतर भी आ रहा है, वो है स्टार ट्रेडर, मात्र स्टार ट्रेडर। ओके, तो वो आप बाद में देख लीजिए, मेरे से सुन लीजिए। अभी मैं 5 मिनट के लिए ले लूंगा आपका समय, सिर्फ 5 मिनट। तो करेंसी पेयर जो यहाँ पे आमतौर पे जो करते हैं वो यूएस डॉलर्स के पीछे करते हैं और अन्य जो 7 करेंसी के पीछे। ओके, तो कौन कौन से करेंसियां हैं आपको जानना है? यूरो, जीबीपी, एयूडी, एनजेडी, यूएसडी, कैड, सीएचएफ और जेपीवाई। तो ये 8 करेंसी के बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, वो तो ये आपको भी पता होगा। 1 मिनट सर और मैडम। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये मैं कवर करके आपको जो है कल मिलते हैं, कल या परसों मिलेंगे, एक दिन गैप रखेंगे और हम लोग परसों मिलेंगे। फ्रॉम वेयर वी गेट फॉरेक्स डेटा, सबसे बड़ी बात है। लोग अक्सर बोलते हैं कि यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है, मेरे ब्रोकर के पास आ रहा है। नहीं, आपको जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्या आ रहा है सर? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहां से आ रहा है? ये डीलर से आती हैं, सेंट्रल बैंक से आती हैं, ब्रोकर से आती हैं,
जो कि बेहतरीन ब्रोकर, जो कि FXCM ओंडा हो गया, ओके, उस तरीके का जो ब्रोकिंग हाउसेस हैं, उनके पास से डेटा आता है। फिर भी विश्वास नहीं आता है हम लोगों को, फिर भी विश्वास नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ब्रोकिंग हाउसेस के और फॉरेक्स स्पेशलिस्ट से एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एवरेज प्राइस मिलता है। क्या मिलता है? एवरेज लास्ट ट्रेडेड प्राइस मिलता है। एक डेटा के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं, नहीं, नहीं। कुल मिला के जो डेटा मिलता है उसका एवरेज बना देता है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो एवरेज जो बनता है, उससे जो ब्रोकर क्या करता है पता है? ब्रोकर दो भाव लगा के बैठता है। कौन सा भाव? बिड और आस्क, बेचने वाले का प्राइस और खरीदने वाले का प्राइस, और इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक ही होता है, 200। एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं 200 लास्ट ट्रेडेड प्राइस। कोई अगर पूछता है कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, तो लोग अक्सर बोलते हैं 200, वो गलत है। करंट मार्केट प्राइस पे हमेशा दो प्राइस रहता है, एक बेचने वाले का प्राइस और एक खरीदने वाले का प्राइस। आप भी बाजार में जाओ, दो प्राइस जरूर रहता है, सिर्फ आप बार्गेन नहीं करते हो। 30 रुपए का काम, 30 रुपए का प्याज, 30 रुपए का प्याज, 30 रुपए का प्याज, आप बार्गेन बिल्कुल नहीं करेंगे। 1000 रुपया का किलो प्याज, 1000 रुपया का किलो प्याज, 1000 रुपया का किलो प्याज, तभी आप बार्गेन तो जरूर करोगे। हमारे पास दिमाग है ना, हम लोग बोलेंगे अरे 30,000 में, 30 रुपए में बेच रहा है बाजू वाला, आप 1000 रुपए में क्यों बेच रहे? तभी होती है करंट मार्केट प्राइस। आप पूछ रहा है 30 रुपए में और वो बेचना चाहता है 1000 रुपए में, तो LTP बिल्कुल नहीं मिलेगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डील ही नहीं होगा। डील होगा ना तब जाकर के लिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी। इसको बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस पे हमेशा दो प्राइस रहता है, एक खरीदने वाले का प्राइस, दूसरा बेचने वाले का प्राइस। और यदि ये दोनों लोगों ने कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया है, तो चूहे भी दौड़ेंगे तो भी माइस नहीं आएगा, फिर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर तो वो लोग बोले मैं तो 1000 रुपए में बेचूंगा, और ये बोलेगा मुझे 30 रुपए में ही चाहिए, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो एक डीलिंग होनी चाहिए। ये 30 से ये बोलेगा चलो मैं 500 रुपए करा देता हूँ, ये भी बोलेगा चलो मैं 1000 से नीचे लेके आता हूँ 500 पे। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया है दोनों ने, एक ने चढ़ा दी और एक ने उतार दी अपना रेट को, तब जाकर के इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस सेंट्रल बैंक से या फिर ब्रोकर से और FX स्पेशलिस्ट से आपको मिल जाता है, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट इज व्हाट मोस्ट क्वालिटी डेटा प्रोवाइडर्स डू, एंड दैट्स व्हाई रिलाइंग ऑन वन इंडिविजुअल ब्रोकर डेटा feed may not always be a good idea. A good quality forex feed is the one which has low latency data from central banks, multiple dealers and brokers, as it ensures the most updated and accurate rates. तो आपको जो डेटा मिलता है वो आप खोजिए मत, वही करेक्ट डेटा है, क्योंकि वो सब मिला के एक डेटा आया हुआ है। चलिए मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं आपके लिए। किसी को अगर फंडिंग चाहिए, अगर किसी को फंडिंग चाहिए तो हम लोगों का पास एक मॉडल है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखो ये मॉडल है आपका। मैं बार बार तो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन जब भी मुझे मौका मिले मैं आपको दिखाऊंगा। अगर फंडिंग आपको चाहिए, $15,000 को भी फंडिंग चाहिए तो $400 या $250 का आपको इन्वेस्टमेंट करानी होगी। $250 करने से या $400 करने से आपको $15,000 मिलेगा। 25,000 का इन्वेस्टमेंट डॉलर, $25,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 500 या $350 के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो मैं बताऊंगा पर्सनली। अगर किसी ने मुझे चैट बॉक्स पे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजेंगे, या राज सर को भेजेंगे, या फिर प्रियंका मैडम को, या फिर उर्मिला मैडम को, या फिर योगेश सर हमारे जो मार्केटिंग हेड है उनको भेजेंगे, तो वो विस्तार से आपको समझाने की प्रयास करेंगे कि ये फंडिंग लोन क्यों दे रहे हैं और किस प्रकार से आपको दान प्रदान कर रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। यदि आपको ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए, वो भी हम लोग करेंगे, ओके। तो ये नोट करके रख लेना आप। तो इसके बारे में मैंने चर्चा अभी तक किया ही नहीं है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ट्रेनिंग के दौरान मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे बेसिक्स टू एडवांस तक मुझे कवर करनी है, वो मेरा
कर्तव्य है आपके सामने। तो जो कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है राज सर ने कि बेसिक्स टू एडवांस तक पहुँचिए। उस दौरान आप चाहें तो लोन के फंडिंग अकाउंट के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, ताकि थोड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, थोड़े लोगों को पैसे मिल सकते हैं, ठीक है? ये आप विस्तार से आप पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपको लिख के भेजता हूँ सबका नंबर। 1 मिनट। मेरा नाम आदर्श है और मेरा नंबर जो है आपके सामने मैंने पेश किया है 8999102105 मैंने लिख के भेजा है चैट बॉक्स पे। राज सर का जो नंबर है, जो कि हमारा ऑपरेशंस हेड है, मेरे पार्टनर भी हैं और ऑपरेशन हेड भी हैं। और राज सर का नंबर जो है 9421693565 है ना सर? राज सर तो नहीं, 1 मिनट मैं आपको ढूँढता हूँ। एक सॉरी सॉरी सर, मैं आपको ढूँढ के दे रहा हूँ। कभी-कभी मुझे मेरा याददाश्त तो एकदम बुरा है, कभी-कभी भूल जाता हूँ मैं। 1 मिनट। 75 सॉरी 75 ये हो गया राज सर का नंबर। आप कॉल कर दो 9421693575 और मैं अभी हमारे जो मैडम का नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, जो कि उर्मिला मैडम और योगेश सर का 8208208208260421 नोट कर लीजिए। और ये है हमारे योगेश सर और हमारी जो है प्रियंका मैडम की, सॉरी प्रियंका नहीं, योगेश सर और उर्मिला मैडम की, सॉरी उर्मिला मैडम की। और मैं प्रियंका मैडम का नंबर मैं भेज रहा हूँ आपको, किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? प्रियंका मैडम नोट कर लीजिए सर। 1 मिनट मेरे लिए दे दीजिए ताकि मुझे कुछ बोलना है। प्रियंका मैडम 1 मिनट, हाँ, कभी-कभी मुझे नंबर भी याद नहीं रहता है। एक राज सर, प्रियंका मैडम का नंबर दे देंगे थोड़ा? राज सर, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट सर, होल्ड कीजिएगा सर और मैडम 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सॉरी आपको मैं हुँ, ये 1 मिनट व्यू का हो गया। ओके 98342 ओके 98 हाँ आदर्श सर, मुझे बुला बुला रहे थे आप। हाँ, बार-बार लेकिन हाँ, आप जाके बार में बैठे हो, कोई भी दिक्कत नहीं सर। 8 कॉल आया था मुझे, बोलिए ना। फाइव सिक्स एट ओके, कोई भी दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे मैंने दे दिया है। प्रियंका मैडम का नंबर है 9834283568 ओके। और योगेश सर का नंबर है 8208260421 वही नंबर उर्मिला मैडम का भी है। और योगेश सर से बात करना चाहते हैं। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन सर। ओके राजेंद्र सर, पूछिए सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, पूछिए सर। हाँ जी सर, मैंने पूछना था कि अगर जैसे हम ग्रो ऐप है या कोई जीरो ऐप है, तो अगर उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो वो क्या सेफ है, जहाँ कैसे? कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। ग्रो ऐप है, जो ग्रो ऐप है ना, वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं जो। अच्छा, ग्रो ऐप पे। ग्रो ऐप अच्छा है, ग्रो ऐप इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन आप कृपया करके ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। ओके सर, ओके। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप खरीद के रखिए। मनप्पुरम आप खरीदिए। मनप्पुरम जो स्टॉक है ना, मनप्पुरम का स्टॉक आप खरीद के रखिए। वो 150 रुपए में या 130 रुपए में कुछ चल रहा है। वो आने वाले 10 साल में वो 10,000 में भी पहुंचेगा। गोदरेज एग्रोवेट को खरीद करके, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। सर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मैं पैर ओके पड़ता हूँ। सर। ट्रेडिंग मत कीजिएगा, आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए। इन्वेस्टमेंट की लिस्ट मैं दे दूंगा आपको, इन्वेस्टमेंट की लिस्ट में दे दूंगा, जहां पे 100 रुपए से भी कम वाला स्टॉक आप खरीद के रखिए, जो कि वो आगे चल के 10,000 20,000 भी हो जाएंगे। आप भी जानते होंगे 50 रुपए का रुचि सोया था, जो कि 1500 तक चला गया था 1.5 साल में। वैसे स्टॉक्स हम लोग चुन चुन के आपको दे देंगे। धर्मेंद्र जो चुन चुन के मारेंगे करके बोला था शोले में, वैसे हम लोग चुन चुन के आपको दे देंगे। आप चाहें तो उसमें निवेश करके रख सकते हैं, वहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। और हम लोग तो चुन चुन के दे देंगे, लेकिन कुछ सर कुछ हॉबीज स्टॉक। तो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, जो आपने बोला कि वो लिस्ट अगली मीटिंग में हम ले सकते हैं आपसे।
मैं वो लिस्ट दे दूंगा जबकि मेरा एनएससी बीएससी में इसमें हमें इन्वेस्टमेंट, जबकि हाँ इन्वेस्टमेंट के जब स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, एनएससी बीएससी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको। ओके। हाँ, तो सर जैसे इन्वेस्टमेंट है जो वो हमें मंथली करनी होती है। बिल्कुल नहीं सर, इन्वेस्टमेंट जीरो आपको करनी होगी। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। जीरो, आपको चोट भी ओके लगेगा सर। नहीं, चोट भी लगेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ एनएससी बीएससी के लिए, एनएससी बीएससी इन्वेस्टमेंट के लिए चोट भी लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, पोर्टफोलियो ओके बढ़ता सर। रहेगा। लेकिन फॉरेक्स बाजार में दो तरीके हैं। एक तो फंडिंग कंपनी के पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको खुद में स्टार ट्रेडर में पैसे जमा करने होंगे। उसके लिए मदद करेंगे राज सर, मदद करेंगे जो अकाउंट ओपनिंग के लिए राज सर मदद करेंगे, और उसमें पैसे डाल के खेलने होंगे। अगर पैसे डालना नहीं है आपको ज्यादा, फिर भी आपको ट्रेडिंग करनी है और ज्यादा पैसे से खेलनी है, तो फंडिंग कंपनी को अप्रोच कीजिए, जो कि हम लोग आपको मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है ना। ओके सर। एक सवाल आया है जकरिया सर का, हाँ जो लगा सबर कर। जकरिया सर का एक सवाल आया है, सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा फॉरेक्स में? दो तरीका है, वो भी मैंने कहा था। यदि कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो आपके खुद के पैसे से इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करनी है, तो स्टार ट्रेडर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और खुद में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी $500, या उससे कम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो $300, जहां पे आपको जो ग्रोथ मिलेगा 300 डॉलर्स के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन रहा सवाल फंडिंग कंपनी में आपको आना है, तो कम पैसे से ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है $400 से आपको $15,000 तक मिल जाएगा। लेकिन उसके एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको मैं परसों मैं प्रोसीजर बताऊंगा। यदि मुझे अनुमति दिया तो मैं वो प्रोसीजर बताऊंगा, जहां पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। एक एक मतलब एक एक चीजों को मैं बताऊंगा। वो आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, किसी भी मंच पे एक एक चीजों को अभी तक बताया नहीं, लेकिन वो परसों या हो सकता है उसके बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल हमारा फोकस क्या है? हमारा फिलहाल जो फोकस है वो ट्रेनिंग के पीछे है, फॉरेक्स के बेसिक से एडवांस तक। लेकिन बीच बीच में मैं ये भी लेता रहूंगा, ताकि कोई इंटरेस्टेड लोग रहेंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं राज सर को, या मुझे, या योगेश सर को, या प्रियंका मैम को, या फिर उर्मिला मैडम को। ठीक है। तो जकरिया सर, मैंने आपका भी सवाल का जवाब दे दिया, जहां पे $300 से भी चालू कर सकते हैं, या 3,000 या 5,000 या 10,000 या 20,000 आपके खुद के पैसे। अगर खुद के पैसे लगाना नहीं चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो फंडिंग के कंपनी के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं आपके लिए। उसमें भी आप शामिल होके, गया तो उतना ही सारा चला जाएगा, लेकिन आया तो करोड़ों में आ सकता है। वो भी मैं बताऊंगा परसों के दिन, या जब भी मुझे मौका मिलेगा तब। ओके। और आई हैव अ क्वेश्चन सर, सौम्यदीप सर, पूछिए सर। सर सर फाइनली आपसे वो बात हो गई। हाँ, मैं बोल रहा हूँ फाइनली आपसे बात हो गई। मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ ना, आपसे वो बात नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सर मैं बोल रहा सौम्यदीप हूँ सर, कभी भी एक्चुअली आपको भी मैं समय दे नहीं पाया। एक लियोनार्ड नायर सर, जो कि हमारे शहर के सर हैं, हमारे सर है, मेरे हो सकता है मेरे बड़ा भाई हो सकता है, मेरा ही छोटा भाई हो सकता है, या मेरे ही साथी हो सकता है, मेरे गांव मेरे शहर के केरला के ही हैं। उनको उनको मैंने टाइम नहीं दिया। मैं उनको भी मैं माफी चाहता हूँ। ओके, वो अभी बैठे नहीं हैं मेरे ख्याल से, वो गए होंगे। जो मराठी में हम लोग बोलते हैं ना, निगाह पिक्चर बगा, मतलब निगाले वाट। ओके, गए होंगे। जो भी है, आपको भी मैंने समय नहीं दिया था, सौम्यदीप सर को भी। ओके। सर और मैं जकरिया सर तो बहुत दिमाग वाले हैं। जकरिया सर हमेशा मुझे चैटिंग बॉक्स पे ही पूछते हैं। ओके। और धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। और अरे ओ माय गॉड। हेलो सर। ओके, आप पूछिए सर। अरे, सर मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ वो जो मतलब जो 100 अकाउंट का जो $250 का जो अकाउंट है ना, हाँ 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 सर। तो वो क्या मतलब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब वो क्या मेरे लिए इनफ है क्या सर? हाँ जी, वो एक्चुअली दो चीज है। आपने यदि $250 इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको फंडिंग कंपनी आपको $15,000 दे देंगे, लेकिन आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग खुद में करना होगा, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो हम दे देंगे आपको। पूरे के पूरे ट्रेनिंग हम लोग दे देंगे।
ठीक है ना, आपको सिर्फ $250 इन्वेस्टमेंट करनी है और ट्रेनिंग आपको खुद में करनी है। ये क्योंकि एंट्री मारने के लिए जो $15,000 कौन दे रहा है, हम लोग नहीं दे रहे हैं सर, वो एक संस्था दे रही है, वो एक कंपनी दे रही है, उसके तो लिए सर मिनिमम सर कितना डॉलर का अकाउंट होना पड़ेगा? मिनिमम, सबसे मिनिमम है $6,000 का भी है, $6,000 का भी है। वो आपको, आप जब अभी इस मंच पर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि परसों का जो सेशन है उसमें मैं कवर करता हूँ पूरा डिटेल सब, तब आपका जो एक भी डाउट नहीं आएगा, ₹1 का भी डाउट नहीं आएगा, इसलिए मैं उस दिन समय ले लूंगा। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। और हेलो। हाँ सर, एक सवाल आया था, एक पर्सनल सवाल आया कि सर आप केरला से कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो? सर सागर पटेल सर, मैं तो एलपी से हूँ और मेरी जो मिसेस है वो एर्नाकुलम से है, और मेरा एक बेटा है 19 साल का, और मेरा उम्र है 48। सारा पेश किया है मैंने। ओके, चलिए और आगे निकलते हैं। ओके, क्योंकि ना मैं कोई भी सवाल का जवाब आधा अधूरा छोड़ता नहीं हूँ। ओके सर, एक बार मराठी और कोंकणी में सुनाना चाहता हूँ आपके। ओह माय गॉड. ओके, माझं नाव आदर्श आहे आणि मी ऍक्च्युली बघायला गेलं तर जन्मापासून मी केरळमध्येच होतो. पण कधी-कधी मी चुकून गोव्याला गेलो, चुकून मी महाराष्ट्रात पोहोचलो, म्हणून मला मराठी येतं. आणि कोंकणी म्हाका येता म्हणल्यार कितें जालें, म्हाज्या भावा वांगडा हांव कोंकणीच उलयतां. त्याच्या खातीर म्हाका कोंकणी येता. म्हणजे हांव आनी म्हाजो भाव फक्त आनी फक्त कोंकणीच. हांव आनी म्हाजो भयण जी आसा, फक्त आनी फक्त मलयाळम. हांव आनी डॅडी फक्त आनी फक्त इंग्लीश उलयताले. आतां डॅडी तरी गेलो. त्याने तिकीट बूक केलें, बाल्कनी तिकीट बूक केलें, तो गेलो वयर. ओके. आता सध्या फक्त हांव आनी म्हाजो भाव फक्त आणि फक्त मराठीच उलयता, सॉरी कोंकणीच उलयता आमी. ओके, बाकी कोण उलयना. आमच्या फॅमिली भितून कोणूच कोंकणी उलयना. ओके. तुमकांय खबर आसतलें की भावाचें जेन्ना हें आसता पळय, जेन्ना एक रिलेशनशीप आसता पळय आनी ते घट जाता केन्ना जाणा, एक आपले एक स्वताची एक लँग्वेज आसा पळय, तातूनच जाता. म्हणून हांवेन आनी म्हाज्या भावान एकूच लँग्वेज धरला कॉमन, कोंकणी. आणि हांव आणि राज सर फक्त आणि फक्त मराठी. राज सर आणि हांव केन्नाच चुकून सुद्दां एक शब्द सुद्दां हांवें हें उलोवंक ना, कितें म्हणटा, कोंकणी उलोवंक ना, नाजाल्यार मराठी उलोवंक ना, नाजाल्यार हिंदी उलोवंक ना. ओके, ओन्ली म्हणजे सॉरी ओन्ली मराठी. ओन्ली मराठी. कोंकणी ना, कोंकणी ना, हिंदी ना, इंग्लीश ना, कन्नड ना, खंयचेच लँग्वेज ना. ओके. दलवी सर पुरो? Oh my God. Okay, thank you. Okay, sir, legality of forex. Okay, sir, legality. Okay, thank you, sir. ओए, so लीगैलिटी के बारे में हम लोग जो है परसों डिस्कस करेंगे। परसों हमारा सेशन रहेगा, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और अगर मलयालम किसको चाहिए तो लियोनार्ड सर, एक लियोनार्ड सर है, लेकिन हम लोग मलयालम में अभी तक बात नहीं किए. ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അതും സംസാരിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പയർ പോലെ മലയാളം സംസാരിക്കും. ഓക്കെ. മലയാളം പഠിക്കണമെങ്കിൽ പോലും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് ഇത്ര മാത്രം ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. എന്റെ ഒരു ശീലമാണ് ഓരോരോ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ശീലമുണ്ട്. അപ്പൊ മലയാളം ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാം. ओके, एनीवे आपको समझ में नहीं आया होगा. बहुत दिक्कत होती है ना. ओके प्रिंस सर, थैंक यू. ओके. ओ माय गॉड. ओके, म्हणजे लिओनार्ड सर, मी पण कम्फर्ट आहे मराठी आणि हिंदीत. ओके, आणि इंग्लिश मध्ये. ओके, वी विल कम्युनिकेट इन हिंदी और इधर इन इंग्लिश, मराठी और हिंदी. ओके, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. आदर्श सर, बोलिए सर. कैसे हो? बस बढ़िया है. विकास गुले सर, बस बढ़िया है. परमार सर. निमेश. ओह माय गॉड, गुजराती मुझे सीखना पड़ेगा. आप मुझे सिखा लीजिए, मैं सीख लूंगा सर. ओके, मैं खोपड़ी बचा के रखूंगा.
खोपड़ी मेरा बचा के रखूं गुजराती के लिए और बंगाली और ये बाकी के लैंग्वेज के लिए है कि नहीं? ओके ओके बेंगली আমি তোমাকে ভালোবাসি বাড়ি কোথায় हमें তোমাকে ভালোবাসি বাড়ি কোথায় ओके चलिए थैंक यू मैम थैंक यू सर थैंक यू अरे Good night. খুব ভালো ওকে খুব ভালো জল খাবো জল ওকে বাই